A very good day to everyone. So now we are starting with the second part of ITC. आईटीसी का आज हमारा कॉन्सेप्ट ओवर हो जाएगा ओवरऑल। ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऑब्वियसली आईटीसी मतलब आरसीएम, मतलब सप्लाई के कॉन्सेप्ट। आईटीसी का मतलब है पेमेंट ऑफ टैक्स के कॉन्सेप्ट। आईटीसी का मतलब है वो इंटर स्टेट है भाई, इंट्रा स्टेट है, कौन सा स्टेट है। फिर जब आईटीसी निकालोगे, अभी सीए फाइनल पे आता है, सीए इंटर पे तो नहीं आता कि मैचिंग कर दे कॉन्सेप्ट, बट टीसीएस के कॉन्सेप्ट भी उसके अंदर दे देते हैं वो लोग। तो हम तो वैसे ही पढ़ेंगे कि हमको सारी चीजें आती हैं। इवनिंग वाले लोगों के लिए सब हो चुका है, मॉर्निंग वालों का क्या होगा, पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स के बाद टीडीएस टीसीएस वाले कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएंगे। सो उनका बंच खत्म हो जाएगा। आप लोगों को क्या करना है, मैं तुमको पूरे 5-6 दिन दे रही हूँ आराम से, और मैं बोल रही हूँ ये 5-6 दिन तुम वेस्ट मत कर देना। एक दिन फिर मेरे साथ कनेक्ट करना जब तुम लोग को टाइम लगे। मैं तुमको सारे क्वेश्चंस वापस क्या करवा दूंगी तुमको, क्योंकि लाइव का मुझे लगता है कि लाइव का ज्यादा कंफर्टेबल होता है। तो जब तुम लोग क्वेश्चन सारे कर चुके होगे, 1 घंटा हम लोग लेंगे, और 1 घंटे में जो जो क्वेश्चंस मैं दे के रखती हूँ वही मैं तुमको गो थ्रू करवा दूंगी। अब चाहे तुम बोलो तो 2 दिन बाद, तुम बोलो 3 दिन बाद, तुम बोलो 5 दिन बाद, वो तुम्हारे ऊपर है। जिनको ज्वाइन यस। करना है वो ज्वाइन करे, जिन्हें नहीं ज्वाइन करना कोई ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं है कि क्वेश्चन सेशन ज्वाइन करे, बट ज्वाइन करते हो तो ऑब्वियसली आईटीसी है, आईटीसी मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो वो भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन सेशन लाइव में ही कंप्लीट हो जाएगा, और तुमको कल से ज्वाइन भी नहीं करना होगा, तुमको ब्रेक भी मिल जाएगा। डन। ठीक है। रिटर्न चैप्टर कहाँ अपलोड होगा, रिटर्न चैप्टर में पूरा पूरा यूट्यूब पे दे दूंगी, ताकि तुमको इधर डाउनलोड ना ये सारे लफड़े करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़े। रिटर्न चैप्टर काम आया क्या कुछ, रिटर्न चैप्टर कब काम आएगा, जब मैं बोल रही थी ना आईटीसी लेना है भाई, तो तुमको जीएसटी पे करना है। और जीएसटी पे ही कब होता है, या तो तुम क्या करोगे, पहले जीएसटीआर 1 फाइल करोगे, फिर उसको बताओगे बस जीएसटीआर 3 भी में ये मेरा क्या है सेल्स, और ये मेरा परचेस है, तो तुम टैक्स पे कर देते हो। तो इतनी कहानी तुम्हारी क्या होती है वहां पे चलती है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है तुम्हें क्या करना है, इतनी सी बात है कि 4-5 दिन बाद जब तुमको लगे कि तुम्हारे क्वेश्चंस हो गए, मैं एक बार ग्रुप में पूछ लूंगी, एक लाइव सेशन 1-1.5 घंटे का तुम क्वेश्चंस अटेंड कर लेना इफ यू वांट। नहीं तो रिकॉर्डेड तो मैं प्रोवाइड कर ही दूंगी। ठीक है। डन। चलो, तो अब हम ओके। स्टार्ट करते हैं किसके साथ, हमारे चैप्टर के साथ, दैट इज आईटीसी। बस 1 मिनट मुझे दो। चलो, फाइनली वी आर स्टार्टिंग विद द आईटीसी के कॉन्सेप्ट। अब मैंने ना तुमको एक चीज अच्छे से बताई थी क्या, कि आईटीसी लेने के लिए ना 12-13 कंडीशन है एक्चुअल में, एक दो कंडीशन नहीं दी इन्होंने। कितनी दी है, कम से कम हमारी कितनी कंडीशंस हमने यहाँ लिखते 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 क्या क्या नहीं लिख दिया, और कम से कम हमने तो 17 चीजें बना ली इसमें। अब ये सब चीजें हो भी जाएंगी, तब मैंने क्या बोला था, 18 पॉइंट बोल रही हूँ कि कुछ आईटीसी परमानेंटली ब्लॉक कर देंगे, और कोई आईटीसी ऐसा होगा जिसे उन्होंने टेम्पररी बेसिस पे रेस्ट्रिक्ट करके रखा होगा। तो अब मुझे समझना क्या है, मुझे ये समझना है कि मैम टेम्पररी बेसिस पे क्यों रेस्ट्रिक्ट किया, कहाँ रेस्ट्रिक्ट किया, और परमानेंट रेस्ट्रिक्शन क्या है। तो मैम मेरे हिसाब से कैसे करवा रही हूँ, ये बंच हो गया। पहले मैंने एक बंच करवाया कि आईटीसी लेने के लिए क्या क्या सोचना पड़ता है। तो आईटीसी लेने के लिए तुमको अनजाने अनजाने में पता भी नहीं चला, इतनी सारी बातें हमने सोची थी, अब तब जाके पता चला कि भैया आईटीसी दे पाओगे। अब आईटीसी लेने चले ही गए, क्योंकि 17 चीजें सोच ली कि अपॉर्चनमेंट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और इतनी 17 चीजें सोचने के बाद हम आईटीसी लेने जा ही रहे थे कि फिर हमें पता चला कि हमें सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 भी पढ़ना पड़ेगा, हमें साथ साथ में रेस्ट्रिक्शन ऑफ आईटीसी के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या करवा रही हूँ, कॉन्सेप्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन आईटीसी, फिर हम करेंगे ब्लॉक्ड आईटीसी। ठीक है। रेस्ट्रिक्शन ऑन आईटीसी।
अब ये रेस्ट्रिक्शन ऑन आईटीसी कितना है मैम, ये टेम्पररी बेसिस का रेस्ट्रिक्शन है भाई, ये कोई परमानेंट रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो इसको अब अपन यहाँ चार्ट से क्या करते हैं पूरा समझ लेते हैं। देखो होता क्या है ना, प्रॉपर ऑफिसर को अगर लगता है, क्या लगता है उन्हें, प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि आपने क्या किया है, उसको ऐसा बिलीव हो गया है, कुछ तो रीजन है जिसके कारण उसको ऐसा लग रहा है कि आपका जो आईटीसी है फ्रॉडुलेंटली लिया गया है, या फिर आईटीसी जो ले लिया ना अपने आप उसके लायक ही नहीं थे, आप इनएलिजिबल थे, या तो धोखा दिया या फिर क्या किया, इनएलिजिबल आईटीसी लिया। ठीक है, तो अगर इनमें से ऐसा कुछ है तो वो बोलेगा कि भाई तेरा कुछ टाइम के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया आईटीसी, पहले हमको जांचने दो, समझने दो, चेकिंग करने दो, अगर हम सही निकले तो तेरा आईटीसी तो परमानेंटली गया, लेकिन अगर तुम सही निकले तो हम उस रेस्ट्रिक्शन को हटा देंगे। तो अब मैम ये रीजन टू बिलीव है क्या इनके, तो इनके रीजन टू बिलीव में आता है 2 पॉइंट सप्लायर को लेके। कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट, किसको लेके, सप्लायर को लेके। सबसे पहला क्या है मैम, सबसे पहला है सप्लायर ने जो रजिस्टर्ड एड्रेस बताया वहां पे वो है ही नहीं, तो सप्लायर ने जो रजिस्टर्ड एड्रेस बताया वहां पे भाई साहब नहीं है। ठीक है, दूसरा, जब ये क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो यहाँ पे पता है इनवॉइस तो दे देते पर एक्चुअल सेल्स नहीं होती, तो ये भी सप्लायर ही कर सकता है। सप्लायर इनवॉइस इशू करता है बट सप्लाई नहीं करता, सप्लायर रजिस्टर्ड एड्रेस देता है पर वहां पे होता ही नहीं है। और सप्लायर क्या करता है, सब कुछ सही कर भी देगा तो टैक्स पे नहीं करता, तो रेसिपेंट को आईटीसी कैसे देंगे, जब भाई साहब टैक्स ही पे नहीं करे तो हम आईटीसी कैसे दे दे रेसिपेंट को। तो सप्लायर के एक्चुअल में कितनी, 3 कंडीशन है। पहला, जहां ढूंढा वहां मिला नहीं, जो काम करना था वो किया ही नहीं, बिना सप्लाई के इनवॉइस इशू कर दिया, और फिर जो पेमेंट करना था वो पेमेंट भी नहीं किया। मतलब पहले तो उसका एड्रेस ढूंढा, मिला नहीं, फिर चलो एड्रेस मिल गया तो सोचा सप्लाई किया होगा, तो वो तो किया नहीं लेकिन इनवॉइस इशू कर दिया। फिर सोचा चलो इनवॉइस है, सप्लाई है, सब कुछ है, फिर देखा इसने तो टैक्स ही पे नहीं किया। तो ये 3 पॉइंट किसके हैं, मेरे सप्लायर के। क्या है, पहले ढूंढा, मिला नहीं, फिर जो काम करना था वो किया नहीं, और जो पेमेंट देना था वो दिया नहीं। तो ये किसकी कंडीशन है, सप्लायर की। ऐसे ही रिसिपेंट भी क्या कर रहा है, रिसिपेंट ने भी एड्रेस दिया पर वहां मिला नहीं, और इसको भी जो काम करना था, इसके पास आईटीसी का एविडेंस होना चाहिए था, इसके पास वो एविडेंस मिला नहीं। तो रिसिपेंट मिला नहीं, एविडेंस दिया नहीं, तो रिसिपेंट के लिए क्या याद रखोगे, रिसिपेंट मिला नहीं और उसने एविडेंस दिया नहीं। रिसिपेंट मिला नहीं मतलब रजिस्टर्ड एड्रेस पे मेरा रिसिपेंट मिला नहीं और उसने मुझे एविडेंस दिया नहीं। और सप्लायर का क्या है, जहां होना चाहिए था वहां मिला नहीं, जो काम करना था वो किया नहीं, जो पेमेंट करना था वो भी किया नहीं। तो याद रखोगे सप्लायर की 3 कंडीशन और रिसिपिएंट की कितनी है, 2 कंडीशन है। अब मैम ये जो आप बात कर रहे हो ये तब है जब रूल 86A है। और पता है क्या, ये रूल 86 है मैं तुमको करवा चुकी, मैं बोल चुकी हूँ कहाँ पे, जब मैं तुम्हें रजिस्ट्रेशन चैप्टर करवा दी थी, कहीं पे मैंने तुमको बोला था अभी नहीं करवा सकती ये सब, मैंने वहां छोड़ दिया था, मैंने कहा था अभी तुम पूछो ही मत क्योंकि मुझे आईटीसी के पन्ने खोलने पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे ये रहा वो रूल नंबर 86A, जो क्या कहता है, रूल 86A कहता है कि हे प्रॉपर ऑफिसर, उसे एक रीजन टू बिलीव आ गया। क्या रीजन टू बिलीव आ गया, कि ये सामने वाले ने या तो आईटीसी गलत लिया है, वो एलिजिबल ही नहीं था, या फिर फ्रॉडलेंट तरीके से सामने वाले ने आईटीसी लिया है। और उसको ये रीजन रीजन क्यों लगा, क्योंकि रिसिपिएंट मिला नहीं, उसने क्या एविडेंस दिया नहीं, तो क्या था, रिसिपेंट जिस रजिस्टर्ड एड्रेस पे बोला था कि मैं यहीं मिलूंगा वहां मिला नहीं, और जब उससे एविडेंस मांगा कि तूने टैक्स पे किया तो दे भैया डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे, तो उसके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मिला नहीं। सप्लायर भी ऐसे ढूंढा वहां मिला नहीं, मतलब जो रजिस्टर्ड एड्रेस सप्लायर ने दिया था वहां वो बेचारा मिला नहीं। दूसरा क्या था, जो काम करना था भाई सप्लाई करके इनवॉइस इशू करता, इसने इनवॉइस तो इशू कर दिया पर सप्लाई किया नहीं। और तीसरा क्या है, इसे टैक्स पे करना चाहिए था गवर्नमेंट को जाके, बट इसने पेमेंट किया नहीं। अगर ये सारी कंडीशन है तो आपका क्या हो जाएगा, आईटीसी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा कुछ टाइम के लिए। मैं परमानेंट ब्लॉक बोल रही क्या, नहीं। अब जब इनको इतने रीजन रीजन मिल गए
तो ये तुमको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देने वाले कि बताओ क्यों तुम्हारा आईटीसी ब्लॉक ना कर दिया जाए, ये तुमको अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। ये सीधे सीधे तुम्हारा आईटीसी ब्लॉक कर देंगे, और ब्लॉक करने के बाद तुमको बताएंगे कि ब्लॉक कर दिया। तो ये पूछेंगे नहीं, क्योंकि ये टेम्पररी है। टेम्पररी पूछेंगे नहीं, जैसे ही ब्लॉक करेंगे फिर तुमको इंटीमेशन दे देंगे। ठीक है। अब चलो मैम, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मेरा आईटीसी है, किसका हक है कि वो ब्लॉक कर दे? तो यहाँ कौन पूछ रहा है कि किसका हक है? तो कमिश्नर बोलेगा मुझे हक है, ऑथराइज्ड ऑफिसर बोलेगा मुझे हक है। तो किसको कब हक है वो हक भी बताना पड़ेगा हमको, कि किसका हक है कि जब इतना आईटीसी हो तो वो ब्लॉक करेगा, इतना आईटीसी हो तो वो ब्लॉक करेगा। तो देखो, अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर, अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर 1 करोड़ का आईटीसी है, सिर्फ 1 करोड़ का आईटीसी है, ज्यादा नहीं, कितना है, 1 करोड़ रुपीस का आईटीसी है, तो यहाँ पे आपका असिस्टेंट कमिश्नर या डेप्यूटी कमिश्नर ही काफी है। वही क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। लेकिन 1 करोड़ से ऊपर है और 5 करोड़ तक है, तो एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर का हक आएगा कि वो ब्लॉक करे। और मैम अगर 5 करोड़ के भी ऊपर हमारी कहानी निकल जाए तो कौन हक बोलेगा? कमिश्नर बोलेगा मुझे हक है। तो क्या मुझे ये स्लैब याद रखने? अरे बिल्कुल याद रखने, एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू। तो सबसे पहले 1 करोड़ तक असिस्टेंट एंड डेप्यूटी, 1 से ऊपर 5 करोड़ तक एडिशनल एंड ज्वाइंट कमिश्नर, और 5 करोड़ से ऊपर कौन जाएगा? कमिश्नर आएगा, और ये कमिश्नर क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। डन। अब कुछ क्लैरिफिकेशंस कर लेते हैं इसके। अब ये क्या क्लैरिफिकेशन बोल रहे हैं, देखो, ये बोल रहा है, देखो, जून में हमने देखा, क्या देखा? जून में देखा कि इसका 10 करोड़ रुपीस का क्या है, आईटीसी। अब मेरे प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगता था, कैसा लगता था भाई? मेरे प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगता था कि ये आईटीसी एलिजिबल नहीं है, सही नहीं है, गलत है, गलत है, गलत है। लेकिन इससे पहले वो ब्लॉक कर पाते ना, सामने वाले ने पूरा आईटीसी अवेल कर लिया, यूज कर लिया। मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आई कि ये इंसान अच्छा नहीं है, मुझे मेरे घर में एंट्री नहीं देनी है उसको। पर उससे पहले तो एंटर हो गया, अब उसको धक्के मार के तो मैं निकाल नहीं सकती कि निकल ले यहाँ से। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगा ही था कि ये इनएलिजिबल है, या तो फ्रॉड है, कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। उनको ये गड़बड़ एहसास होता, उससे पहले सामने वाले ने क्या कर लिया, पूरा आईटीसी अवेल कर लिया। अब जुलाई में फिर सेल करेगा, परचेस करेगा, आईटीसी तो इकट्ठा होता रहेगा ना भैया उसका। अब जुलाई मंथ में उसका 15 करोड़ फिर से आईटीसी इकट्ठा हो गया। अब प्रॉपर ऑफिसर पता है क्या बोलता है, क्योंकि मुझे जून मंथ का क्या करना चाहिए था, इसका आईटीसी रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए था, लेकिन मैं रेस्ट्रिक्ट करता उससे पहले तो इसने क्या कर लिया, उसे यूज कर लिया। तो क्या मैं जुलाई मंथ का आईटीसी ब्लॉक कर दूं, क्योंकि अब उसके इनपुट टैक्स क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 15 करोड़ हैं। तो क्या मैं 10 करोड़ ब्लॉक कर दूं, 5 करोड़ यूज करने दूं? तो क्लियर लिखा है, जिस मंथ का आईटीसी इनएलिजिबल था उसी मंथ आपको इसे ब्लॉक करना चाहिए था। आप फ्यूचर का आईटीसी ब्लॉक नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि फ्यूचर का हो सकता है ना, सब कुछ सही था, इनवॉइस भी इशू हुआ, सप्लाई भी है, रजिस्टर्ड ऑफिस पे है, सब कुछ है, मतलब हो सकता है सब कुछ सही हो। तो आगे जाके सही चीज को आप गलत नहीं कर सकते। जिस टाइम वो गलत थी उस टाइम ब्लॉक कर देते तो अच्छा होता, लेकिन अगर उस टाइम आप ब्लॉक नहीं कर पाए तो अब ब्लॉक करने की ताकत आप में नहीं रही, आप फ्यूचर का आईटीसी ब्लॉक नहीं कर सकते। तो मैम ऐसे तो गलत हो जाएगा, लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी आईटीसी क्लेम कर लेंगे, क्योंकि ब्लॉक करने की शक्ति तो खत्म हो जाती है। ये शक्ति यहाँ खत्म हो रही है। लेकिन सीए फाइनल तुम्हें कौन सी शक्ति के बारे में बताएगा? डिमांड एंड रिकवरी निकाल लेंगे, वो तुम्हारी डिमांड एंड रिकवरी डिमांड कर लेंगे तुमसे। सेक्शन नंबर 73-74 है वहां पे, और वो 73-74 सेक्शन बोलता है आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड। तो 73 इवोक हो सकता है, 74 इवोक हो सकता है, सेक्शन डिमांड एंड रिकवरी का, जब आप आईटीसी रॉन्गली अवेल और यूटिलाइज करते हो। तो मतलब आज तुम छूट गए,
खुशियां मना रहे हो मत मनाओ, वो क्या करेंगे, विथ इंटरेस्ट रिकवरी लेंगे, विथ पेनल्टी के साथ रिकवरी लेंगे। तो यहां तक ओके कि फ्यूचर का ब्लॉक तो नहीं किया जा सकता। ठीक है मैम। मैम सुनो, सुनाओ। मैम हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में एक्चुअल में सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, बट जो आईटीसी इन एलिजिबल है ना, वो आईजीएसटी का आईटीसी इन एलिजिबल है, या फिर वाइस वर्सा ले लो। हमारे पास आईजीएसटी है, लेकिन जो आईटीसी इन एलिजिबल है ना, वो मैम क्या है, सीजीएसटी एसजीएसटी है। तो क्या मैं क्रॉस ब्लॉक कर दूं? कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आईजीएसटी तो दोनों को जोड़ के ही बनता है तो वो एक ही। तो बोलते हैं कि अगर आईजीएसटी इनएलिजिबल है तो किसको ब्लॉक कर दो तुम, सीजीएसटी एसजीएसटी को ब्लॉक कर दो। सीजीएसटी एसजीएसटी इनएलिजिबल है तो कोई बात नहीं, आईजीएसटी को ब्लॉक कर दो, चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम क्रेडिट नहीं दे रहे। सेम मंथ में ब्लॉक तो कर रहे हैं ना, हम क्रेडिट नहीं दे रहे, और वैसे भी ये लोग आपस में क्रॉस यूटिलाइज होते हैं। लेकिन मैम ऐसा होगा क्या, सीजीएसटी के लिए एसजीएसटी ब्लॉक कर दूं? वो हो भी नहीं सकता कभी, वो ऐसा केस जनरेट भी नहीं होगा। ठीक है, आगे चले और थोड़ी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैम ब्लॉकिंग कुड बी डन ओनली फॉर द रीजन मेंशन्ड अबव। क्या? अभी तो बताया ये रीजन होगा तो ब्लॉक करोगे, इसके अलावा कोई रीजन हुआ ना तो ब्लॉक नहीं कर सकते। तो ब्लॉक करने के लिए सेम टाइम पीरियड में करो, ब्लॉक क्रॉस ब्लॉकिंग हो सकती है। और ब्लॉक जो रीजन हमने अभी मेंशन किया, अगर वो रीजन में तुम फॉल होते हो तो ही ब्लॉकिंग हो सकती है, नहीं तो ब्लॉक नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब मैम सपोज करो वो रीजन नहीं है, सामने वाला तो फिर अवेल कर जाएगा, करेगा ना। तुम्हें क्या बताया मैंने, डिमांड एंड रिकवरी है, उनको चिंता नहीं है, उन्होंने बहुत ओपन रखे अपने ऑप्शन। तो अगर ये इस रीजन में नहीं आता, हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, तो वो डिमांड एंड रिकवरी के प्रोविजन लगा देंगे। और डिमांड एंड रिकवरी में इंटरेस्ट के साथ पेनल्टी भी देनी होती है, वो ज्यादा भारी पड़ता है। ठीक है मैम, ये आपने बोला ना टेम्पररी ब्लॉक है, हाँ मैंने बोला टेम्पररी ब्लॉक है, तो वो टेम्पररी पीरियड कितना है, मैक्स 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर तक ब्लॉकेज हो सकती है, उसके अलावा नहीं। और मैम अगर सपोज करो परमानेंट सॉल्यूशन इज रिकवरी ऑफ आईटीसी, वही बोला ना, अगर कभी किसी ने गड़बड़ कर भी दी तो वो आईटीसी रिकवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी टेम्पररी वो क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे, ब्लॉक करने से पहले तुम क्या कर लिए, यूटिलाइज कर लिए, तो भैया वो रिकवरी कर लेगा, उनका परमानेंट सॉल्यूशन हमेशा जिंदा है उनके पास। मैम सपोज करो किसी बंदे को आपने ऐसा बोल दिया, तेरा क्रेडिट ब्लॉक कर दिया आज मैंने, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल बताया था ना, बंदा स्मार्ट है, फाइनेंशियली स्टेबल है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। घर वालों ने पूछा कास्ट, तो हमने कास्ट बताने से पहले क्या बोल दिया, वो दिगंबर है, और हम ठहरे श्वेतांबर। ठीक है, हमने बोल दिया वो दिगंबर है और हम ठहरे क्या, श्वेतांबर। तो ये हमारे मिसकंसेप्शन थे, हमको ध्यान नहीं रहा या फिर हमको नहीं पता था ढंग से, गलती हो गई सुनने में, कुछ भी हो गया। अब हमने तो उसको क्या करवा दिया, घर वाले ने उसको ब्लॉक करवा दिया कि यू आर ब्लॉक्ड। अब उसको ब्लॉक तो करवा दिया, पर सामने वाला एक बार तो अपनी सफाई देगा ना, अगर सच्चा है तो। जिसको आजकल बोलते ट्रू लव, तो वो कम से कम क्या बोलेगा, नहीं नहीं मैं प्रूफ देता हूँ कि मैं दिगंबर ही हूँ, मैं श्वेतांबर नहीं हूँ। तो भाई ऐसे ही हमारे एससीसी को भी तो कुछ दो कि वो अपनी सफाई में कुछ पेश कर पाए। तो वो क्या कर सकता है, अपील्स कर सकता है, ही कैन गो टू अपील। तो रिकोर्स मतलब उसके पास अपनी आवाज उठाने का ऑप्शन है। एक रजिस्टर्ड पर्सन क्या कर सकता है, अपील वगैरह कर सकता है। और अगर वो जीत गया, प्रॉपर ऑफिसर समझ गया कि बेचारे से गलती हुई है प्रॉपर ऑफिसर से, तो वो अनब्लॉक कर देगा। तो इसका मतलब मैम अगर हम यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन वाले पॉइंट पे आए, तो रेस्ट्रिक्शन कब कब हो सकता है, इफ प्रॉपर ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव। सप्लायर not found at registered address, supplier does not issues invoice but no supply, supplier does not pay taxes
recipient not found at registered address. Recipient does not have documentary evidence. ये हो गया सबसे पहले भैया इनके रीजन टू बिलीव क्या थे। अब इनके रीजन टू बिलीव के बाद हमको ये लिखना है कि मैम कब कब कितना। आईटीसी अप टू 1 करोड़, असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर अप टू 5 करोड़, एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर अबव 5 करोड़, कमिश्नर। फ्यूचर ब्लॉकिंग नॉट पॉसिबल। क्रॉस यूटिलाइजेशन पॉसिबल। recourse provided to registered person, all block temporary up to 1 year। तुम्हें पता है जितना भी मैंने बोला ये सब मैंने क्रक्स छोटा सा यहाँ पे क्या कर दिया तुम्हारे लिए समरी स्टार्ट कर दी मैंने। समरी इन द सेंस सिर्फ एक पॉइंट टू रिमेम्बर स्टार्ट कर दिया कि पूरे चैप्टर का ये सारांश है जो हमने पढ़ा है। चलो मैम यहाँ तक तो बातें समझ में आ ही गई थी। अब ये क्या है, ये क्या है मैम। कई बार प्रॉपर ऑफिसर को लगेगा कि भैया नहीं तुम इस लायक नहीं या तुमने फ्रॉड किया है। और कई बार मतलब ये है तुम्हारा रूल 86B 49 सबसेक्शन 12 जिसने कुछ लोगों को स्पेसिफिकली कहा है कि आपको आईटीसी यूटिलाइज करने नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा, नहीं नहीं नहीं। 1% यूज करने नहीं मिलेगा, 99% आईटीसी आप यूज कर लो, उसमें हमको तकलीफ नहीं है। तो कुछ है ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन जिन्हें कहा गया है गवर्नमेंट के थ्रू कि ओ रजिस्टर्ड पर्सन तुम्हें कुछ परसेंटेज तो कैश में ही पेमेंट करना पड़ेगा, तुमको आईटीसी नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे, कुछ परसेंटेज के लिए नहीं देंगे। और कल हम देख चुके हैं वो परसेंटेज कितना था मैम, 1% तो कैश में पे करना पड़ेगा। ये सिर्फ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे कॉन्सेप्ट लगता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे नहीं लग सकता क्योंकि रिवर्स चार्ज तो वैसे ही कैश में पे होता है। याद है मैंने बताया था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अगर आप आ गए तो आपका पेमेंट कैश में ही होगा। कैसे होगा, आपका पेमेंट कैश में ही होगा। आप आईटीसी वैसे भी यूटिलाइज नहीं कर सकते आरसीएम के लिए। मैम कितना यूज कर सकते बोला ना भाऊ, 99% आप पे कर दो, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यूटिलाइज कर लो, बाकी 1% तो कैश में ही पे होगा। ये कोई डंडा देके करवाएगा कंप्लाइंस नहीं भैया, ये कंप्लाइंस तुम्हें खुद करना है। कोई प्रॉपर ऑफिसर आके नहीं बोलेगा मैंने ब्लॉक कर दिया। ये जनरली है किन लोगों के लिए मैम, ये जनरली यहां ध्यान रखो जिनका टैक्सेबल सप्लाई बोल रही हूँ मैं एग्रीगेट नहीं बोल रही। मैं बोल रही हूँ जिनका टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख से ऊपर है, जिनका टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख के ऊपर है, उन्हें बोला गया है कि 1% तो भाई साहब आपको कैश ही पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा, 1% तो कैश ही पे करना पड़ेगा। अब मैम आप अभी कुछ बोल रहे थे ना, मैं एग्रीगेट नहीं बोल रही। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, हम पढ़ तो चुके हैं। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब हर तरह का टर्नओवर इंक्लूड कर लो। हर तरह का मतलब टैक्सेबल भी आएगा, एग्जेम्प्ट भी आएगा, एक्सपोर्ट भी आएगा। मैम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के लिए जो हमने सप्लाई किया, मतलब सामने वाला भले ही पे करेगा लेकिन सप्लाई मेरा ही है, सारा की सारा टर्नओवर इसमें इंक्लूड हो जाएगा। एग्जेम्प्ट हो वो आएगा, एक्सपोर्ट हो वो आएगा, इंटर स्टेट आएगा, इंट्रा स्टेट आएगा, मतलब जितने जमाने भर के तुम्हारे टर्नओवर है ना सब इसमें एग्रीगेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या तुम्हें एग्रीगेट बोला, नहीं, मैंने कहा टैक्सेबल टर्नओवर क्या होना चाहिए, 50 लाख से ऊपर। जैसे अब इस बंदे का देखते हैं अपन,
मैम जून में पता है इसका जीरो रेटेड सप्लाई, अभी तुमको नहीं पता जीरो रेटेड सप्लाई, लेकिन इवनिंग बैच वालों को पता है जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है। बट अभी सिर्फ इतना समझो, इसका एक्सपोर्ट ही बोलते हैं एक तरह से। तो मैम ये जून मंथ में दिया है कि इसने एक्सपोर्ट किया, मतलब जीरो रेटेड सप्लाई इतने का किया, एग्जाम सप्लाई इतने का किया, टैक्सेबल सप्लाई इतने का किया। अगर गलती से तुमने ये देखा ना, टोटल टर्नओवर तो मैम 80 लाख क्रॉस हो गया, इसको वो 1% रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल होगा। क्या हम सही होंगे? नहीं। क्योंकि मैंने क्या बोला है, फोकस करवा करवा के कि सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर कितना होना चाहिए, 50 लाख के अबाव होना चाहिए। टोटल टर्नओवर मतलब ये एग्रीगेट, भले ही तुम्हारा 50 लाख के अबाव चले जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट ये क्या होना चाहिए, सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर तुम्हारा 50 लाख के अबाव होना चाहिए। जैसे जुलाई में देख लो, जुलाई में भी जीरो रेटेड सप्लाई इतना है, एग्जेम्प्ट इतना है, बट सिर्फ अकेला टैक्सेबल 70 लाख हो गया, तो अब इस बंदे को बोलेंगे कि तेरे पे वो 1% वाला रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल है। ठीक है मैम। अगर मैम हमने नॉन कंप्लायंस किया तो वही तुमको पेनल्टी लगाएंगे, तुमको रिकवरी कर लेंगे, चिंता मत करो। मैम हम कैसे निकाले ये 1%? बोलते देखो, जितना आईटीसी अवेलेबल है, या तो हर आईटीसी का 1% निकाल लो इंडिविजुअली, कि आईजीएसटी का 1%, इसका 1%, इसका 1%, और क्या कर दो, पे कर दो, बात वही हो गई कि 99% यूटिलाइज कर लोगे, 1% पे कर लोगे। या तो तुम्हारी जितनी लाइबिलिटी आती है उसका 1% पे करके आ जाओ, बात एक ही होगी। 1% कैश में पे करने का मतलब है यहाँ पे कि 99% यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे 1% पे कर दिया, उसका मतलब क्या है, 99% आईटीसी यूज कर रहे, बात तो सेम ही है। लेकिन मैम इन लोगों को चैन नहीं पड़ रही, क्यों नहीं पड़ रही, इन्हें बताया इन लोगों को हम नहीं लगाएंगे, ये जो प्रोविजन है ना, इन लोगों को नहीं लगेगा। तुम्हें क्या लगता है गवर्नमेंट को कभी इतना सब कुछ करने देंगे? वो तकलीफ नहीं देते गवर्नमेंट को, आराम करने देते। तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, इन सबको ये कोई कंप्लाइंस करने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है मैम, ये तो इजी कॉन्सेप्ट हो गया कि गवर्नमेंट को तो वो वैसे भी छोड़ देते हैं। ठीक है, अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई है ना, क्या एक कल बोला था ना, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कुछ होता है, जिसमें आप क्या करते हो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में, परचेस करते वक्त तो 18% सपोज करो आई जीएसटी पे कर रहे हो, लेकिन उन्हीं गुड्स को जब सेल करते हो मुश्किल से 5% टैक्स निकल के आता है। तो भैया तुम ये 13% कैसे यूज करोगे, कर ही नहीं पा रहे हो ना, हर वक्त पे ज्यादा करके आते हो जीएसटी, और जब यूज करने की बारी आती है 5% का जीएसटी यूज कर पा रहे हो तुम, क्योंकि लाइबिलिटी ही 5% आ रही है। तो ऐसे केस में बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। जब वैसे ही इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, बेचारा वैसे ही आईटीसी खत्म नहीं कर पा रहा, उसके ऊपर तुम उसको ब्लॉक करवाओगे 1%, समझ रहे हो? वैसे ही भाई बंधु क्या नहीं कर पा रहे, ये लोग वैसे ही अपना आईटीसी यूटिलाइज कर नहीं पा रहे, वैसे ही क्या कर रहे हैं, इनका आईटीसी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। और अब तुम और बोल रहे हो कि 1% तुमको कम से कम कैश में पे करना पड़ेगा, 99% ही यूज करो, छोड़ दो उनको। लेकिन कब छोड़ दो, जब इनका जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफंड आ रहा है वो 1 लाख से ऊपर है, या फिर एक्सपोर्ट तो ये लोग प्रमोट करते हैं। तो एक्सपोर्ट मतलब जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई में भी आईटीसी आपका क्या हो जाता है, आप रिफंड ले सकते हो। अभी मैं समझाऊंगी जीरो रेटेड, लेकिन अभी के लिए क्या समझो, इट इज एक्सपोर्ट। तो मैम जीरो रेटेड सप्लाई जब हम करते हैं, या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जब होता है, और दोनों का रिफंड मांगने ये लोग जब जाते हैं, अगर ये रिफंड 1 लाख के अभाव है, छोड़ दो नहीं, 99% वाला कॉन्सेप्ट मत लगाओ इन पे, क्योंकि वैसे ही बेचारे क्या कर रहे हैं, आईटीसी रिफंड लेने आ रहे हैं, क्योंकि यूज ही नहीं कर पा रहे, और क्या इनका इकट्ठा करवाओगे तुम? क्या यहाँ तक बातों में चीजें समझ में आ गई कि इन लोगों पे रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया जा सकता? इज दैट ओके? तो मैम यहाँ तो गवर्नमेंट पे तो वैसे ही सब मेहरबानी, लेकिन किसी पे अगर खुद कमिश्नर मेहरबान हो जाए, तो उसी ने डिसाइड किया इस पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाना, तो मत लगाओ। जब खुद गवर्नमेंट, या तो खुद कमिश्नर ही बोल रहा है कि रहने दो यार, तुमको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम पूरा पूरा आईटीसी यूज करो, तो फिर करो। फिर ये दो पॉइंट अच्छे हैं, ये दो पॉइंट क्या है, अच्छे हैं। कैसे अच्छे हैं? इन्होंने तुमको बुलाया, बुला के तुम्हारे प्रीवियस 2 साल के इनकम टैक्स रिटर्न देखे, उन्होंने तुमको क्या किया, बुलाया, और बुला के प्रीवियस 2 मंथ के क्या देखे, 2 ईयर के तुम्हारे इनकम टैक्स रिटर्न देखे। क्यों देखे?
तुम्हें पता है इनकम टैक्स में तुम दिखा रहे हो तुम्हारी इनकम है 3 लाख रुपए, जीएसटी में साफ पता चल रहा है टर्नओवर भैया 25 लाख 30 लाख के ऊपर जा रहा है। तो मतलब 20 20 25 30 लाख के टर्नओवर को क्रॉस करके तुम क्या साल का 2 3 लाख कमा रहे हो? भले ही तुम इनडायरेक्ट टैक्स अलग है डायरेक्ट टैक्स अलग है, बट मैचिंग तो होती है ना। पहले आया था ना रिकंसिलेशन का ऑडिट, जीएसटी ऑडिट आया था बीच में, वो यही सब तो रिकंसाइल करा था कि तुम इधर इनकम टैक्स में क्या शो करते हो और इधर आईडीटी में क्या शो करते हो। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, पहले तो तुम्हारे लास्ट 2 ईयर के इनकम टैक्स रिटर्न मंगवाए। तो सपोज करो मेरे हाथ में तुम्हारा इनकम टैक्स रिटर्न है, मैंने देखा यार पिछले साल भी 1 लाख के ऊपर टैक्स पे किया, इससे पहले भी 1 लाख के ऊपर टैक्स पे किया, मतलब बंदा टैक्स पे करता है। तो छोड़ देंगे, बोलेंगे अगर पिछले 2 साल में तुम 1 लाख के ऊपर टैक्स पे कर रहे हो ना इनकम टैक्स, तो रहने दो। तुमको क्या बोल रहे हैं, तुमको कोई 99% वाला रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अंडरस्टूड। लास्ट, अब इन्होंने क्या देखा, आज जब तुम रिटर्न भर रहे हो, देखो जब जब तुम जिस मंथ का रिटर्न भरोगे उसी मंथ तो आईटीसी यूटिलाइज करोगे, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। कि अगर मैं आज अगस्त का क्या कर रही हूँ रिटर्न भर रही हूँ, तो मैं जुलाई में जितना परचेस किया उसका आईटीसी यूज कर लूंगी, या फिर वो वाले इनवॉइस जो 1 साल से पुराने नहीं हुए उसका आईटीसी यूज करूंगी। अब हुआ क्या, आज जिस दिन आप रिटर्न फाइल कर रहे हो उस दिन हमने पता है पिछला पूरा ब्यौरा देखा अप्रैल से। अप्रैल से आज जो मैं रिटर्न फाइल कर रही हूँ अगस्त का, मतलब पूरे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सारे रिटर्न देखे, और देखा हर बार जितनी आज मेरी लाइबिलिटी आ रही है ना कैश में पे करने की, उससे ज्यादा तो वो हर बार यूं ही कैश में पे करता है। आज जितना मुझे टैक्स पे करना है ना उसका अगर मैं पूरा देखूं ना तो उससे ज्यादा तो हर महीने वो बेचारा 1% छोड़ो 1% से ज्यादा एवे ही पे कर रहा है। तो क्या उसको मैं बोलूँ कि 1% कम से कम कैश में पे कर, जबकि वो खुद ही ऐसे भी 1% से ज्यादा ही कैश पे करता है। क्योंकि मैंने आज जो रिटर्न फाइल कर रही हूँ उससे पहले पुराने सारे रिटर्न चेक किए उसके, और देखा अप्रैल में भी 5% कम से कम कैश पे किया है। आईटीसी खत्म ही हो जाता है बेचारे का, उसको कैश में ही पेमेंट करना पड़ता है। ऐसे मई जून जुलाई सब बार यही हो रहा है। तो क्या मैं उसको रिस्ट्रिक्शन लगाऊं, तो इवेंचुअली ऐसे भी तो कैश में ही पे कर रहा है ना, अबाउ 1%। तो ऐसे में ये लोग क्या बोलते हैं, तू भी रहने दे, तेरे पे कोई रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है। क्या लिखा है, इफ कैश पेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन थ्रू कैश लेजर इज ग्रेटर देन 1% ऑफ, किसका 1%, ओवरऑल लाइबिलिटी टिल द मंथ ऑफ रिटर्न फाइलिंग। आज तक जितनी मेरी लाइबिलिटी आई, जब मैं आज रिटर्न फाइल कर रही हूँ, अप्रैल से लेके मैंने अगस्त तक की पूरी लाइबिलिटी चेक की, मैंने देखा कि ये जितना कैश से पे कर रहा है ना वो वैसे भी 1% से ज्यादा ही हमेशा उसने पे करके रखा। तो इसको भी क्या बोलते हैं, रहने दो। तुमको क्या नहीं जरूरत है, तुमको रेस्ट्रिक्शन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड। तो हमने 2 चीजें सीखी, या तो प्रॉपर ऑफिसर आके बोलेगा नहीं ये नहीं हो सकता तुम आईटीसी नहीं ले सकते, या फिर खुद से तुमको कंप्लाइंस करना है और 99% आईटीसी यूज करना है और 1% कैश में पेमेंट करना है। मैम ये जो 1% कैश में पेमेंट करना है इसका आप क्या बोलना चाहते हो, किनको एप्लीकेबल नहीं होगा, गवर्नमेंट को नहीं होगा, जिसको खुद ये लोग मना कर दे उसको नहीं होगा। रिफंड मांग रहे हो तुम खुद आईटीसी रिफंड दे दो कर रहे हो, तो 2 ही केस में आईटीसी रिफंड होता है। ध्यान से सुनो कान खोल के, आईटीसी तुम्हारा डूब जाएगा खत्म हो जाएगा लैप्स हो जाएगा बर्बाद हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट कभी रिफंड नहीं करती है। क्योंकि एक बार गवर्नमेंट के पास आ गया ना तुम्हारा पैसा तो वो कभी रिफंड नहीं करती आईटीसी। लेकिन सिर्फ 2 ही केस है जब आईटीसी रिफंड होता है। कितने केस है, सिर्फ पूरी दुनिया में जहां जहां जीएसटी चलता है मतलब इंडिया में सिर्फ 2 ही केसेस हैं जहां पे क्या होगा आईटीसी रिफंड होगा, एक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर और वो जीरो रेटेड सप्लाई। अब तुम खुद बोल रहे हो आईटीसी रिफंड कर दो, और 1 लाख से ऊपर आईटीसी रिफंड मांगने जा रहे हो। तुम खुद बोल रहे हो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है आईटीसी रिफंड कर दो, 1 लाख के ऊपर तुम रिफंड मांगने जा रहे हो। तो वो क्या तुमको रेस्ट्रिक्ट करवाएगा और इकट्ठा करेगा क्या अपने सिर पे कि लो लो आईटीसी और इकट्ठा कर ले 1%। तो यहाँ पे भी वो क्या बोलेगा, रहने दो भाई साहब, तुम पे भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं। झालो, समझ आया, ठीक है। और 2 केस है ना अलग से, अलग सा ये है, मैंने शुरुआत से अब तक देखा, जब मैं रिटर्न फाइल कर रही हूँ मेरी ओवरऑल टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी इस ईयर की जितनी आ रही है ना
उसका 1% से ज्यादा तो वो इवेंचुअली हर बार कैश में ही पे कर रहा है। तो फिर क्या उसको बोलो तो कैश में पे करो, तो वैसे ही बेचारा कर रहा है ना। और दूसरा, मैंने पिछले 2 साल के तुम्हारे कौन से रिटर्न मंगवाए? इनकम टैक्स के रिटर्न मंगवाए। और ये इनकम टैक्स के रिटर्न को मंगवा के मैंने तुमको क्या बोला कि देखा मैंने, तुम तो यार वैसे भी 1 लाख से अबाउट टैक्स तो यही पे ही कर रहा है, हर बार पे कर रहा है, तो रहने दे भाई, तेरे को भी ये रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है। तो दिस इज एक्चुअली 2 सेक्शंस, ये अलग अलग सेक्शंस है, ये एक नहीं है। बट मैंने चार्ट में क्यों बनाया है ऐसा, कि तुम्हें पता चले कभी कभार हमारे प्रॉपर ऑफिसर का दिमाग चलेगा, कभी कभार हमारा दिमाग चलवाया जाता है कि तुमको ये कंप्लाइंस करने पड़ेंगे। तो ये 2 सेक्शन हमारे क्या हुए हैं, खत्म हुए। तो ये सब कुछ क्या था, टेम्पररी। एक तो था टेम्पररी ब्लॉक, एक टेम्पररी ब्लॉक नहीं है, बस उसको भी रेस्ट्रिक्ट किया है कि एकदम से यूज नहीं कर सकते, अभी रहने दो, 1% तक का रेस्ट्रिक्शन रख रहे हैं, अगले महीने ऐसे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करके रख दें। बट अब बात आ रही है सबसे 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 इंपॉर्टेंट मेरे सेक्शन की, 17 सबसेक्शन 5। जब तुम इंटरव्यू में जाओगे, चाहे तुम आर्टिकलशिप के लिए जाते हो या तुम सीए बनने के बाद इंटरव्यू में जाओ, और अगर तुम्हारा सपना ऐसा हो गया कि आईटीटी में जाएंगे, तो मैं बताऊं सबसे नॉर्मल क्वेश्चन वो 17 5 का ही पूछने वाले, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आईटीसी किन किन लोगों का ब्लॉक्ड है। अंडरस्टूड? तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट का सिर्फ तुमको टाइम दे रही हो, कोई ब्रेक नहीं है, ये पहले ही बोल रही हूँ। ये रेस्ट्रिक्शन के पॉइंट्स एक बार रिकॉल कर लो, फिर हम आते हैं 17 सबसेक्शन 5 पे। डन। चलो, अब मैम ये तो रेस्ट्रिक्शन वाली बातें कर ली अपन ने, अब बातें करते हैं कौन सी, अब बातें करते हैं हम आईटीसी जिसका क्या है, ब्लॉक्ड है। अब मेरी बात समझना, आईटीसी ब्लॉक क्या क्या करेंगे। यार जब तुम लोग धोखा देते हो ना, तो धोखा देते वक्त क्या होगा कि तुम्हें लगता है कि गवर्नमेंट खुद आगे होके तुमको बोलेगी कि चल यार आईटीसी ले ले। तो एक जनरल सा पॉइंट बता रही हूँ, जनरल सा पॉइंट क्या है, कि गवर्नमेंट खुद आगे होके क्या बोलेगी, अगर तुमने क्या किया है, अगर तुमने फ्रॉडलेंटली क्या किया है, कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन है जो पता चल गया कि 73 या 74 उस पर एप्लीकेबल होता है। मैम ये 73 74 क्या है? अभी तो बताया था, डिमांड एंड रिकवरी। क्योंकि हमें लग रहा है या तो तुमने जानबूझ के किया है या फिर तुमसे गलती से हुआ है। तो अगर हमें पता चला कि तुमने फ्रॉड किया है, गलती तो ठीक है, इंसान से हो जाती है गलतियां, बट अगर प्रूफ हो गया कि ये पता है ट्रांजेक्शन फ्रॉड वाला था, तो फ्रॉड वाले ट्रांजेक्शन के लिए तो बकायदा आईटीसी क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। और जेन्युइन है। तो फ्रॉड अगर है, सेक्शन 74 मतलब क्या, डिमांड एंड रिकवरी इज अ चैप्टर इन सीए फाइनल, उसके 2 सेक्शन होते हैं, 73 एंड 74। 74 का मतलब है तुमने फ्रॉड किया है, तुमने या तो टैक्स पे नहीं किया, शॉर्ट पे किया, एरोनियसली रिफंड लिया, या फिर आईटीसी के लिए तुम एलिजिबल नहीं थे फिर भी तुमने रॉन्गली अवेल या यूटिलाइज कर लिया, तो 74 लगता है क्योंकि तुम फ्रॉड कर रहे हो। तो अगर तुम्हारा 74 प्रूफ हो गया, तो तुम रोते रह जाओ, लेकिन वो तुमको आईटीसी नहीं देंगे। तो पहला पॉइंट लिखो, 17 सबसेक्शन 5, मैं अपने तरीके से लिखवा रही हूँ, ठीक है। 17 सबसेक्शन 5,
वेयर सेक्शन 74 इवोक, वेयर सेक्शन 74 इवोक। तो भाई क्या हो जाएगा मैम, इस इवोक वगैरह हो भी गया तो नहीं देंगे, आईटीसी नहीं देंगे मतलब नहीं देंगे तो नहीं देंगे। डन। दूसरा, याद करो कल मैंने कुछ बताया था कि तुम्हें रजिस्ट्रेशन या तो सेक्शन नंबर 9 में मिलता है या रजिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 10 में मिलता है। और सेक्शन नंबर 10 कौन सा होता है मैम? कंपोजिशन टैक्स पेयर। याद है सेक्शन नंबर 10 कौन सा होता है तुम्हारा? कंपोजिशन टैक्स पेयर। मैंने क्या बोला था? कंपोजिशन टैक्स पेयर को क्या नहीं मिलता है? कंपोजिशन टैक्स पेयर को कोई टैक्स ही नहीं पे करना, और जो पे करना है वो कंसेशनल रेट पे करना है। तो कंसेशनल रेट पे आईटीसी देने वाले नहीं है। तो सेकेंड पॉइंट तुम्हारा क्या आएगा? कंपोजिशन टैक्स पेयर कैनॉट अवेल आईटीसी। फिर मैंने याद करो तुम्हें ये चीज भी बोली थी मैम, और क्या बोला था? मैंने तुम्हें क्लियरली एक चीज और बोली थी कि जब भी तुम कोई बिजनेस करोगे, जब भी कोई ट्रांजेक्शन करोगे वो बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। कुछ परचेस करोगे वो बिजनेस पर्पस के लिए परचेस होना चाहिए। अगर तुमने बिजनेस पर्पस के लिए परचेस नहीं किया, पर्सनल के लिए परचेस किया, जैसे याद है मैंने फोन लिया था पर्सनल पर्पस के लिए, किस बात का आईटीसी देंगे वो तुमको? आगे जाके सेल्स करने वाले उसको नहीं। तो उसने क्या बोला था? आईटीसी नहीं मिलेगा, ब्लॉक्ड है। तो तीसरा पॉइंट क्या है? यूटिलाइजेशन फॉर पर्सनल पर्पस वेयर गुड्स और सर्विस, वेयर गुड्स और सर्विस यूटिलाइज फॉर पर्सनल पर्पस, देयर वुड बी नो आईटीसी। डन। और क्या हो सकता है मैम? यार तुम्हारे लोगों का ना दिमाग बहुत चलता है। कैसे चलता है? इन्हें पता है सीधे रास्ते से तो ये लोग क्या नहीं करेंगे, हमको आईटीसी देंगे नहीं। तो इन्हें एक चीज पता है मैम, सेक्शन नंबर जो आपने पढ़ा था ना 7, उसमें है शेड्यूल 1 की विदाउट कंसिडरेशन को भी सप्लाई माना जाता है। और विदाउट कंसिडरेशन जिसको सप्लाई माना जाता है उसमें लिखा है परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट, चाहे वो डिस्पोजल ही क्यों ना हो, अगर उस पे आईटीसी अवेल किया है तो उसको सप्लाई मानते हैं। याद है कि नहीं ये बात? याद है ना? अब दिमाग चल गया मेरा भी। क्योंकि देखो डिमोनेटाइजेशन भी फेल किसने करा है? बैठ के सीए लोगों ने करवाया। और फिर गवर्नमेंट को हम ब्लेम कर रहे थे बैठ के कि डिमोनेटाइजेशन गया। ऐसे ही यहाँ पे फिर दिमाग चलाया लोगों ने। लोगों ने मतलब दिमाग चलाना तो एक ही का काम है, चार्टेड अकाउंटेंट्स का ही काम है, वहां पे बैठ के वो कर रहे हैं। इन्होंने बोला सीधे रास्ते से तो ये सप्लाई मानने वाले, सप्लाई तो मान लिया ये लोग, सप्लाई मानेंगे किसी चीज को तभी तो आईटीसी देंगे। तो उन्होंने बोला एक काम करो, बोल दो कि चोरी हो गया। वो भी तो परमानेंट डिस्पोजल हो गया, चोर वापस आके थोड़ा ना तुमको दे जाएगा चीज। वो भी परमानेंट ट्रांसफर हो गया। बोल दो आग लग गई, फायर हो गया, थेफ्ट हो गया। तो अगर कोई गुड्स लॉस्ट बाय फायर हुए, कोई गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट हुए, तो एक बात बताओ ना, चोर इतना ईमानदार है कि ये फोन चोरी करके ले जा रहा है और ये लो मैडम 50,000 रुपये रख लो। विदाउट कंसिडरेशन ही चोरी होती है आजकल तो, और मुझे लगता है फ्यूचर में भी विदाउट कंसिडरेशन ही चोरी होगी। इतने ईमानदार चोर तो नहीं मिलने वाले। तो मैम ये तो विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई मान रहे हो, क्यों? क्योंकि सपोज ये है मेरी, अभी तो मेरी बिजनेस एसेट ही है ना, बिजनेस एसेट को आपने ट्रांसफर कर दिया, हाँ कर दिया मैंने ट्रांसफर। और मैम इस पे हो सकता है अपना आईटीसी लिया हो, हाँ दिया हो सकता है। तो ये हो गया ना मैम शेड्यूल 1 का पैरा 1, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैव बीन अवेल ऑन सच एसेट। ये तो सेल है। और मैम सेल है तो ये क्या बोलते हैं? टैक्स दो। बट टैक्स तो लेते हैं ये, बोलते हैं कि इस चीज पे आईटीसी नहीं देंगे तुमको, ये सेल बनाया है इसको। मैम विदाउट कंसिडरेशन पे टैक्स कैसे लगाओगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई में रूल्स हैं जो बताते हैं कि उस पे वैल्यू कितनी मानी जाएगी, जो तुमको अभी सी इंटर में नहीं है।
बट ये सेल मान रहे, इतना समझ में आया किसको बोल रहे हैं, ये सप्लाई है। सप्लाई है तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आएगी, हाँ आएगी। लेकिन आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के लिए आईटीसी यूज करने देंगे? नहीं करने देंगे। अब तुम बताओ, तुम्हारी हिम्मत होगी जानबूझ के चोरी बताने की? उल्टा टैक्स पे करना पड़ जाएगा, आईटीसी कुछ मिलना भी नहीं है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे मैम एक और चीज हमारे आंखों के सामने क्या आ गई? तो एक और चीज जो हमारे आंखों के सामने आ गई कि अगर गुड्स लॉस बाय फायर है, गुड्स क्या है, लॉस बाय फायर है, थेफ्ट है, क्या नहीं माना जाएगा? इस पे आईटीसी ब्लॉक्ड है। लिखो, गुड्स लॉस बाय फायर, थेफ्ट, गिवन एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल दे दो तुम किसी को, हमारा क्या जा रहा है? आईटीसी इज ब्लॉक्ड। डन। चलो, अब तुमको ये रोता हुआ बंदा दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, सबको ही दिख रहा है, ऐसी कोई बात है पूछने की? चलो, तो ये बंदा क्यों रो रहा है? क्योंकि इसका आईटीसी ब्लॉक्ड हो रहा है। क्यों ब्लॉक्ड हो रहा है आप वो समझो। यहाँ पे ये बंदा भी क्या है, अभी हंस तो गा रहा है, बिल्कुल हंसी गा रहा है, सब अच्छा कर रहा है, तुम्हें दिख रहा है बारबेक्यू चल रहा है यहाँ पे उसका, बारबेक्यू नेशन में मस्त गिटार बजा रहा है, वायलिन बजा रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये बंदा कौन है मैम? इसको मेरे को थोड़ा इतना पिक्चर से समझाना पड़ रहा है क्योंकि कुछ है उसमें, इसीलिए मेरे को ऐसा शौक नहीं चढ़ा अचानक से कि तुमको बारबेक्यू दिखाऊं ना ये करूं, ठीक है? मैम ये है एम्प्लॉयर। ये कौन है मैम? ये है एम्प्लॉयर। और ये कौन है मैम? ये है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय हंसी खुशी नाच गाना कर रहा था, ठीक है? क्योंकि ये नाच गाने का अरेंजमेंट ही पता है किसने करवाया? एम्प्लॉयर ने। एम्प्लॉयर होते हैं ना, कुछ अच्छे एम्प्लॉयर भी होते हैं जो तुमको पिकनिक करवाएंगे, जो तुम्हारे एंटरटेनमेंट का ध्यान रखेंगे। तो इस एम्प्लॉयर ने क्या किया, इन लोगों के लिए फूड बेवरेज ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज करवाई। खाना पीना मस्ती फिटनेस ब्यूटी पार्लर सब कुछ यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया गया। लड़कों के लिए फूड एंड बेवरेज, और लड़कियों के लिए मेकअप वगैरह फिटनेस ये वो सब चीजें, ब्यूटी ट्रीटमेंट सब ऑर्गेनाइज करा रहा है। मतलब एम्प्लॉयर चाहता है कि लोग खुश रहें, उसके एम्प्लॉयज खुश रहें। इस खुशी खुशी में क्या हो गया बेचारा, क्यों मायूस हो गया? इस खुशी खुशी में इसलिए मायूस हो गया क्योंकि इसे पहले पता नहीं था, फिर अचानक से पता चला कि 17 सबसेक्शन 5 क्या बोलता है। अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए फूड देता है बेवरेज देता है फिटनेस ब्यूटी ये सारी चीजें करता है, उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस लेता है, उनके लिए क्या लेता है, लाइफ इंश्योरेंस। ज्यादा ध्यान से सुनो कि लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी मार पड़ रही है उसको, कि अगर आपने अपने एम्प्लॉय के लिए ये सब किया है, और किया तो किया, क्या तुम्हें लॉ ने बोला था ये सब करने को? लीगल ऑब्लिगेशन था क्या तुम पे कि तुमको ये सारे बेनिफिट अपने एम्प्लॉय को देने हैं? तो इसका आंसर दो आएंगे। ये बोलेगा हाँ भैया लीगल ऑब्लिगेशन था, और दूसरा आंसर ऑब्वियसली क्या होगा, नहीं भाई कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था हम पे। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर हमने ही जबरदस्ती तुमको करा है तो हम तुमको आईटीसी देंगे ये सारे खर्चों का। क्योंकि यार ये खर्चा बारबेक्यू ये वो सारी चीजें एम्प्लॉयर को खरीदनी पड़ती है, ही हैज टू परचेस इट। तो जब मैम ये परचेज करता, लॉ ने बोला है कि ऐसा करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय करवाना पड़ेगा, फूड बेवरेज देना पड़ेगा। माइनिंग वालों को देना पड़ता है, खदान में जाके कोई उनके लिए घर से टिफिन लेके नहीं आएगा। तो ऐसी जगह पे लाइफ इंश्योरेंस भी देनी पड़ेगी। खदान में बहुत सारी चीजें क्या होती है, रिस्क ऑफ लाइफ होता है। तो ऐसे में ये बोलते हैं कि हमने लॉ के थ्रू तुमको जबरदस्ती की थी। हाँ भैया लॉ के थ्रू तुमने जबरदस्ती की थी, जबरदस्ती की तो हम बेनिफिट भी देना जानते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि ठीक है भाई तुम क्या ले लो, आईटीसी ले लो। लेकिन क्या लॉ ने बोला था ये सारे इनको मजे मौज मस्ती करवाने के लिए, पार्टी करवाने के लिए? नहीं बोला था। तो क्या लॉ तुम्हारे लिए आईटीसी देने के लिए तैयार है? नहीं तैयार। तो जब भी एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज के लिए ऐसा कुछ करता है जो लीगल ऑब्लिगेशन है करने के लिए, तो आईटीसी मिलेगा। और अगर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है तो आईटीसी भी नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो। अब ये मैं कहाँ पे डाल दूंगी, समरी नोट में ये ड्राइंग डाल दूंगी तो ज्यादा अच्छे से ध्यान रह जाएगा। ठीक है, आई एम फाइन। चलो, अब मैम दूसरा, एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट, इसके बाद 17 5 खत्म हो जाएगा। ठीक है? क्या है मैम अब इतना इंपॉर्टेंट इस दुनिया में?
फिर से यहाँ पे क्या बोलते हैं कि यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है मैम। अब ये जो पर्सन है, ये पर्सन क्या खरीद के लाता है मैम? ये पर्सन खरीद के लाता है मोटर व्हीकल। क्या खरीद रहा है? मोटर व्हीकल। और मैं बताऊं, मैंने भी इंटरव्यू दिया है, मेरे को इसी पे क्वेश्चन आए हैं। मैं बता रही हूँ ना, 17 सबसेक्शन 5 इज इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सबसे ज्यादा यूज यही होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो ये बोलते हैं, देखो मैम, अगर कोई पर्सन मोटर व्हीकल खरीदता है, चलो खरीद ली मोटर व्हीकल, क्या दिक्कत हो गई? ये मोटर व्हीकल का आईटीसी हम ब्लॉक करते हैं। हर एक मोटर व्हीकल का आईटीसी ब्लॉक करते हैं? नहीं, रुको जरा, सबर करो। हम, अगर ये मोटर व्हीकल की पैसेंजर कैपेसिटी कितनी है? 13 पैसेंजर तक है। अगर मोटर व्हीकल की पैसेंजर कैपेसिटी कितनी है? 13 तक है, तो हम इनका आईटीसी क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं। और पैसेंजर कैपेसिटी का मतलब समझ रहे हो? मोटर व्हीकल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, गुड्स वाले को ब्लॉक नहीं किया है। अगर आपकी मोटर व्हीकल की पैसेंजर कैपेसिटी 13 है तो आईटीसी ब्लॉक्ड है, इंक्लूडिंग ड्राइवर, ड्राइवर अंकल को इंक्लूड करके 13 कैपेसिटी। इसका मतलब मैम, अगर यही मेरी मोटर व्हीकल इंस्टेड ऑफ पैसेंजर गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो जाए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? तब मैं ये कहना चाहूंगी कि इसका आईटीसी मिलेगा, ये ब्लॉक नहीं किया। ठीक है, तो मैम इसका मतलब, हाँ इसका क्या मतलब, कि अगर हम 13 से ज्यादा पैसेंजर कैपेसिटी की चीजें यूज करते हैं, तो आप बोल रहे हो आईटीसी ब्लॉक्ड है, बट क्या हमेशा ब्लॉक होगा? उन्होंने बोला नहीं, अगर ये फिट पर्पस के लिए यूज होता है तो ब्लॉक भी नहीं है, तब भी आपको आईटीसी मिलेगा। अब ये फिट पर्पस क्या है? बोलते हैं अगर ये मोटर व्हीकल आप यूटिलाइज करते हैं एज अ स्टॉक इन ट्रेड, मतलब फर्दर ट्रांसपोर्ट के लिए, अगर ये स्टॉक इन ट्रेड क्या करते हैं, आप यूटिलाइज करते हैं किसके लिए? फर्दर ट्रांसपोर्ट। मतलब स्टॉक इन ट्रेड मारुति वाला फर्दर ट्रांसपोर्ट करता है, एक्सयूवी वाला फर्दर ट्रांसपोर्ट करता है, एमजे हेक्टर फर्दर ट्रांसपोर्ट करता है। अरे उनका काम है, स्टॉक इन ट्रेड है कार उनके लिए। तो अगर आपके लिए कार क्या है? एज अ स्टॉक इन ट्रेड है, मतलब आप इसका क्या करते हैं? फर्दर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो कोई बात नहीं, अरे ये तो स्टॉक है, चलेगा, इसका आईटीसी आप ले लो, क्योंकि आप सेल करोगे, सेल करते हो, खरीद के लाते हो, आईटीसी ले जाओ। या फिर मैम क्या है? आई, आई फॉर क्या? आई फॉर ट्रेनिंग दे रहे हो। मैम ट्रेनिंग किस चीज की? अरे किसी को गाड़ी चलाना सिखा रहे हो तुम, किसी को ड्राइविंग करना सिखा रहे हो, तो इम्पार्ट कर रहे हो उसको, क्या सिखा रहे हो? तुम ट्रेनिंग दे रहे हो भाई साहब को। जैसे जब अपन कार चलाना सीखते हैं, तो वो ऑल्टो और मारुति वाले लोग नहीं, 800 वाले हमको सिखा रहे होते कार उसमें। तो कार बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रही है, और वो स्पेसिफिकली ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज हो रही है। तो व्हेन यू इम्पार्ट ट्रेनिंग, जब उनको ट्रेनिंग ट्रेनिंग खेलते हो, तब भी ले जाओ यार आईटीसी, ले जा ले जा। ठीक है। और टी फॉर व्हाट? ट्रांसपोर्टेशन। अब किसका ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, क्योंकि उसी का तो क्रेडिट ब्लॉक किया था। अगर स्पेसिफिकली आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हो इसको, किसके लिए? स्पेसिफिकली पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कि इधर से बस आएगी, ऑफिस तक जाएगी, ऑफिस से बस आएगी, उनको छोड़ेगी, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का काम है। या फिर मैम हमारे पास बस तो है, इंदौर टू पुणे, पुणे टू नासिक, ये क्या कर रहे हो? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। क्यों रताश, यहाँ क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में भी आपको आईटीसी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं, जहां पे भले ही कैपिटल गुड्स की तरह भी है, लेकिन मेन पर्पस पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है, तब भी आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे भले ही कैपिटल गुड्स की तरह है, लेकिन सिर्फ डायरेक्टर इसको यूज कर रहा है, या फिर कुछ लिमिटेड लोग उसको क्या कर पा रहे हैं, पर्सनल पर्पस ले लो, या फिर लिमिटेड लोग उसको यूज कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या नहीं मिलेगा आपको? आईटीसी नहीं मिलेगा। आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? पैसेंजर के लिए ही यूज होता है, तब आपको हम क्या बोलेंगे?
ले जा आईटीसी ले जा, अगर फिट पर्पस है तुम्हारा तो। अब अब मैम कई बार ये फिट पर्पस वाली चीजें यहाँ तो ठीक है, ये आप मोटर व्हीकल की बात कर रहे हो, ये सेम लॉजिक अप्लाई होगा एयरक्राफ्ट के ऊपर भी, और सेम लॉजिक अप्लाई होगा वेसल के ऊपर भी। कि अगर एक एयरक्राफ्ट है, अगर एक वेसल है, वो भी आप क्या यूज करते हो, फिट पर्पस के लिए यूज करते हो। मतलब या तो ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता, फर्दर सप्लाई में यूज होता है, या ट्रांसपोर्ट नहीं सप्लाई आएगा, या तो क्या होता है फर्दर सप्लाई में यूज होता है, या फिर लोगों को तुम एरोप्लेन या वेसल चलाना सिखा रहे हो, या फिर वहां पे भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर यूज होता है, तब भी क्या हो जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा, अदरवाइज आईटीसी ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक। अब मैम पता है क्या, पूछ लो क्या। कई बार ना इन गुड्स के, ये जो आप मोटर व्हीकल की बात कर रहे हैं ना मैम, कई बार इन मोटर व्हीकल का आपको रिपेयर करवाना पड़ेगा। सही बोला। कई बार इन मोटर व्हीकल का मेंटेनेंस होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो मैम। आपको कई बार इनका इंश्योरेंस भी लेना पड़ सकता है। हाँ भाई हाँ, सही बोल रहे हो। तो क्या करें, तो बोल रहा है कि मैम जब कई बार आप रिपेयर मेंटेनेंस कराओगे, इंश्योरेंस कराओगे, ये भी तो आप इन मोटर व्हीकल के लिए इनपुट सर्विसेज ले रहे हो। कई बार आप जब ये करते हो तो इन मोटर व्हीकल के लिए आप इनपुट सर्विस ले रहे हो, तो जस्ट बिकॉज यू हैव परचेज आईटी, आपने क्या किया, ये सर्विसेज ली, तो आईटीसी दोगे क्या। तो फिर क्या मुझे बताना पड़ेगा, अगर इन मोटर व्हीकल पे आईटीसी अलाउड हुआ है, मतलब इस केस में जैसे अलाउ हुआ है, तो इनके ली गई ये वाली सर्विस के लिए भी आईटीसी अलाउ हुआ। लेकिन अगर इन मोटर व्हीकल पे आईटीसी नहीं अलाउ हुआ, तो इन सर्विस के रिस्पेक्ट में भी आईटीसी अलाउ नहीं होगा। आया समझ में। गहरा है थोड़ा सा गड्ढा, बट इसी का है, बाकी किसी का नहीं है। तो अभी अभी मैंने क्या बोला, अभी मैंने बोला मोटर व्हीकल एयरक्राफ्ट एंड वेसल। अगर मोटर व्हीकल एयरक्राफ्ट वेसल आप फिट पर्पस के लिए यूज करें, तो ले जा आईटीसी ले जा। लेकिन अगर ये फिट पर्पस नहीं है, तो आईटीसी भी नहीं है। 13 पैसेंजर की कैपेसिटी वालों को ही ब्लॉकेज में लिया गया है। गुड्स के लिए तो ना ही मोटर व्हीकल का क्या है ब्लॉकेज है, ना ही एयरक्राफ्ट और वेसल में कोई ब्लॉकेज है, अगर वो सिर्फ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो मैम अगर इन सारी चीजों पे आईटीसी मिलेगा, तो इस पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस लेते हो उसका भी आईटीसी मिलेगा। लेकिन अगर इन सारी चीजों पे आईटीसी नहीं मिल रहा, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस पे भी आईटीसी नहीं मिलेगा। अब अभी इतना तो हमने समझा, एक छोटे से स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब कई लोगों के लिए पता है क्या, ये मोटर व्हीकल स्टॉक इन ट्रेड है। जैसे मारुति, वो शोरूम में क्या कर रहा है, स्टॉक बना रहा है कार का। वो शोरूम में स्टॉक का क्या कर रहा है, ये पूरा बना रहा है, कार बनाना ही उसका काम है। ठीक है। मैम इंश्योरेंस वालों की बात करूं, इंश्योरेंस वाले तो क्या करते हैं मैम, इन कारों का इंश्योरेंस करवाते हैं। आपने बोला मोटर व्हीकल पे आईटीसी ब्लॉक्ड है, उसकी सर्विसेज पे भी आईटीसी ब्लॉक्ड है। बट इंश्योरेंस वाले की बात करो, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसकी बात करो, वो तो खुद बेचारा बना रहा है इन कार को, इंश्योरेंस वाला इन कार का इंश्योरेंस करता है। तो जब इंश्योरेंस वाला री इंश्योरेंस करवाएगा, तो आप क्या बोलोगे कि भाई देख तूने री इंश्योरेंस कराया, लेकिन तू तो फिट पर्पस में फिट ही नहीं होता है, तो तेरे को हम इसका आईटीसी नहीं दे पाएंगे। लड़ने बैठेगा वो गवर्नमेंट से कि मेरा काम ही है क्या, इन कार्स का इंश्योरेंस करवाना। तो इनके लिए अगर मैं री इंश्योरेंस ले रहा हूं, तो मैं मेरे बिजनेस पर्पस के लिए ही ये सब कर रहा हूं। तो अगर एक मैन्युफैक्चरर या इंश्योरेंस वाला इन चीजों का री इंश्योरेंस करवाता है, तो भैया हाथ जोड़ के उनको आईटीसी देना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट इज इवेंचुअली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। आया समझ में। तो दिस वी हैव डन 17.5। अब दो चीजें और है। देखो क्या होता है ना, क्या होता है वही बता रही, क्या होता है। अब मैम मैं बिल्डिंग बनवा रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं, सीधे बिल्डिंग। बिल्डिंग जब आप बनवाते हैं, आपको नहीं लगता आप कैपिटल गुड्स कंस्ट्रक्ट करवा रही हैं।
हाँ सही बात है, वो लंबे टाइम तक यूज होगी, हाँ है ये कैपिटल गुड्स। तो बोलते देखो मैम, अगर मैं, भगवान की कृपा हो गई फाइनली, अच्छा क्लासेस वगैरह प्रमोट हो गए, अब मुझे भी लगता है मेरे को अपना पर्सनल गुरुकुल खोल लेना चाहिए। आजकल चल रहा है ना सीए गुरुकुल भी, तो हम भी खोलेंगे। तो हमको भी क्या करना है, कंपटीशन टफ ही देना है, तो हमने भी सीए गुरुकुल खोल लिया। अब ये गुरुकुल खोल के क्या हुआ मैम, जब मैंने सीए गुरुकुल खोला तो बच्चों को कहाँ सिर पे बिठाऊंगी, नहीं, बिल्डिंग तो बनवानी ही पड़ेगी, कहाँ रखेंगे उनको। तो मैंने एक बिल्डिंग बनवा, बिल्डिंग बनवा रहे हो मैम, मतलब कैपिटल गुड्स बनवा रहे हो, तो तुम्हें नहीं लगता उसमें करोड़ों लग जाएंगे, और करोड़ों का परचेस होगा मेरा, और परचेस होने के बाद आईटीसी भी बहुत लंबा लंबा मेरा क्या होगा, इकट्ठा होगा। और गवर्नमेंट क्या बोलेगी, ले लो वो आईटीसी। अगर आप बिल्डिंग बनवा रहे हो और उस बिल्डिंग के खर्चे को कैपिटलाइज करते हो, क्या बोला, बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्डिंग के खर्चे को कैपिटलाइज करते हो, तो कैपिटलाइजेशन वाले खर्चे पे क्या नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन मैम रिपेयर करवा रही हो बिल्डिंग, छोटा मोटा रिपेयर हो गया, 50-60 हजार लग गए, उसको कैपिटलाइज नहीं करने वाली हूँ। समझ रहे हो, बिल्डिंग है ऑलरेडी, क्या हो रहा है, अभी अभी हुआ ना, फ्लड आने लग गया था बिल्डिंग के अंदर अंडरग्राउंड। न्यूज व्यूज पता नहीं तुम कितनी सुनते हो, पता भी है कि नहीं तुमको, आईएएस वालों के कितने बच्चे निकल गए उस फ्लड में, बिल्डिंग में। तो मैंने इसको रिपेयर करवाया, समय आने से पहले ही, कुछ घटना हो उससे पहले ही मैंने रिपेयर करवा दिया, जिसे क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। तो उसके लिए 1-1.5 लाख रुपए लग गए मेरे को। अब क्या 1-1.5 लाख रुपए में उसको कैपिटलाइज करूं कि बहुत टाइम तक बेनिफिट देगा, मैंने उसको क्या किया, पीएनएल में लिख दिया। मतलब मैंने उसको क्या किया, रेवेन्यू बुक किया। तो रेवेन्यू एक्सपेंस बुक कर रहे हो तो आईटीसी मिल जाएगा। बट अगर कैपिटलाइज कर रहे हो तो खबरदार, बिल्डिंग को कैपिटलाइज किया, इमूवेबल प्रॉपर्टी को कैपिटलाइज किया और आईटीसी ले जाओ। क्यों, क्योंकि जो लोग बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, जो लोग सब कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं, उनका बिजनेस है ये। उनके लिए तो ये स्टॉक की तरह है, आज बनाया सर्विस की तरह, बनाया दिया बनाया दिया। उनको आईटीसी देंगे, अगर तुम्हारा काम ही बिल्डिंग बनाने का है तो तुम आईटीसी ले लो, क्योंकि तुम्हारे लिए फिर वो कैपिटलाइज नहीं होता है। बट जहां चीजें कैपिटलाइज हो गई, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड थिंग्स आर गेटिंग कैपिटलाइज, आईटीसी इज ब्लॉक। अंडरस्टूड। तब क्या हो जाएगा, मेरा आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा। With this, we have completed 17 subsection 5। एक बार गो थ्रू करना बनता है। देखो, आ गए ये रहा। तो मैम कौन कौन सा आईटीसी ऐसा है जो भाई ब्लॉक्ड करके रखा हुआ है इन्होंने, इतनी लंबी लाइन जो चल रही है ना, इसी की चल रही है कि ब्लॉक्ड आईटीसी है। सबसे पहले आते हैं मैम, कौन कौन से आईटीसी को ब्लॉक किया है इन्होंने। तो क्या मैंने बोला था, अगर आप मोटर व्हीकल पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की रखते हो जिसका 13 से ज्यादा का कैपेसिटी नहीं होना चाहिए, तो वो ब्लॉक्ड है। लेकिन 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 अगर ये फिट पर्पस के लिए यूटिलाइज होता है तो वो ब्लॉक नहीं है। सेम चीज हमने क्या पढ़ी थी वेसल एयरक्राफ्ट के लिए, कि अगर वो भी फिट पर्पस के लिए यूटिलाइज होता है तो कोई ब्लॉकेज नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स तो इवेंचुअली सबके लिए अलाउ है, तो आईटीसी इज नॉट ब्लॉक्ड। इसी का यहाँ पे क्या है, समरी वापस से दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ही 13 के अबाव निकल जाते हो तो भी आईटीसी मिल जाएगा, जैसे ही फिट पर्पस में आते हो तो भी क्या हो जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। बट ये सब आईटीसी के साथ पता है क्या चीजें याद रखना, पर्सनल पर्पस के लिए गुड्स तो नहीं यूटिलाइज कर लिए तुमने, तुम्हारा डॉक्यूमेंट 1 साल से पुराना भी नहीं होना चाहिए, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे क्या करना, ध्यान रखना। अंडरस्टूड। यस मैम। देन ये क्या मैम, याद है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अगर उन चीजों का रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे आईटीसी मिलेगा, अगर वो एलिजिबल आईटीसी वाले होंगे। अगर ये एलिजिबल आईटीसी वाले नहीं है तो इसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी नहीं हो सकता, मतलब उस पे भी आईटीसी नहीं मिल सकता। सेम इज फॉर वेसल एंड एयरक्राफ्ट। दूसरी चीज मैम, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है या फिर इंश्योरेंस वाला है जो री इंश्योरेंस लेता है, या फिर मैन्युफैक्चर वाला जो इंश्योरेंस लेता है, भाई उसको अलाउ करना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास चॉइस नहीं है, उसको क्या करना पड़ेगा, तुमको अलाउ करना पड़ेगा आईटीसी। फिर इसके बाद मैम, अगर हम लीज पे दे, रेंट पे दे, हायर पे दे, मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट,
ऑन विच आईटीसी इज नॉट अलाउड, जिसके ऊपर क्या है, आईटीसी अलाउ नहीं होता। अगर आपका देखो बिजनेस है ना इसको रेंट पे देने का, तो आईटीसी अलाउ करेंगे। लेकिन आपका कोई बिजनेस नहीं है, आपने क्या किया, बस आज किसी दोस्त ने बोला कि यार मेरे को 3 दिन के लिए बाहर जाना है, दे रहा है क्या, तुमने दे दिया, तुम्हारा बिजनेस नहीं है। तो जहां पे तुम्हारा बिजनेस होगा तुमको रेंटिंग पे आईटीसी मिलेगा, बिजनेस नहीं है तो आईटीसी भी नहीं मिलने वाला है। इसके बाद ये क्या था मैम, वो फूड बेवरेज अगर हम प्रोवाइड करते हैं, कौन प्रोवाइड करता है, ये फूड बेवरेज सारी चीजें, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, लीजिंग, ये सब चीजें अगर क्या कर रहा है, एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय को दे रहा है, मेंबरशिप फीस दे रहा है या फिर ट्रैवल बेनिफिट दे रहा है, ये सब कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए कर रहा है। और अगर ये ऑब्लिगेशन है उसका लॉ का, तो भैया आईटीसी ले ले। बट अगर इतने सारे कारनामे करने के लिए तेरे पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, लॉ का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो आईटीसी भी नहीं मिलेगा। तो हमने सबका क्या कि ये फिर से क्या है, इसका एक चार्ट फॉर्म कि किस पे आईटीसी मिलेगा किस पे नहीं, जो हम डिस्कस कर चुके। तो उसका यहाँ पे क्या है, चार्ट फॉर्म है। मैम ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा, अभी बताए थे ना, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। तो अगर तुम्हारा काम है इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करना, आईटीसी ले लेना। लेकिन अगर तुम्हारा काम ही नहीं है इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करना, तो तुमको आईटीसी नहीं मिलेगी। सिमिलरली सिमिलरली और कहाँ पे आ गए, अभी ये मेरे को करना है, क्योंकि हमने ये नहीं करा इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, वो करना बचा है, अभी करेंगे। मैम इसके बाद क्या है, इसके बाद मैम अगर आपका काम क्या है, कंस्ट्रक्शन कराते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी की, तो अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, आपका बिजनेस है, तो आईटीसी ले लो। लेकिन आप अपने कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए क्या कर रहे हो, मूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो, उसको कैपिटलाइज कर रहे हो, तो आईटीसी नहीं मिलेगा। मैम अगर हम सेक्शन 10 में रजिस्टर्ड है, मतलब कंपोजिशन वाले हैं, हम तो पर्सनल कंजम्पशन के लिए चीजें लेते हैं, हमने तो बोला गुड स्टोलन होगा, डिस्ट्रॉय होगा, डिस्पोज होगा, ये सारे नाटक कर दिए हमने, आईटीसी नहीं मिलेगा। मैम हम तो 74 में आ गए, फ्रॉड प्रूफ हो गया, फ्रॉड में आ गए तो भी आईटीसी नहीं देंगे। फिर आता है ये दो चीज, ये होता है सीजर और ये होता है कॉन्फिस्केशन। मतलब जब्त कर लिए तुम्हारे गुड्स, क्योंकि तुमने कुछ तो गड़बड़ की है कि तुम्हारे गुड्स को क्या कर लिया, सीज और कॉन्फिस्केट कर लिया। तो यार तुम्हारे गुड्स का भी जब्त होंगे, या तो ईवेबल नहीं बना है, बिना ईवेबल के तुम क्या कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो। या फिर ये हो सकता है कि टैक्स पे किए बिना गुड्स को क्या कर रहे हो, इंटरस्टेट सेल कर रहे हो। इंटरस्टेट सेल जब गुड्स की करनी होती है, 20 लाख के ऊपर जैसे ही जाओगे, 20 लाख क्या, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, बिना रजिस्ट्रेशन के इंटरस्टेट सेल्स कर रहे हो, मतलब कुछ भी गड़बड़ की, तुम्हारे गुड्स अगर जब्त हो गए, उसके ऊपर कोई आईटीसी फिर नहीं मिलने वाला। इसी तरह से एक बाहर की पर्सन को, एनआरटीपी को भी क्या नहीं मिलता, आईटीसी नहीं मिलता। याद है मैंने कहा था रुको जरा सबर करो, कुछ आएगा, यहाँ पे मैंने पेंडिंग लिखा था कि एनआरटीपी को भी आईटीसी नहीं मिलता है, एक्सेप्ट एक जगह पे, जो गुड्स उसने इंडिया में इंपोर्ट किए थे उसका आईटीसी रिफंड होता है, वो भी उसको मिलता नहीं है, उसका क्या होता है, आईटीसी रिफंड होता है। तो इसका मतलब, जब मैंने यहाँ पे तुमको याद है पेंडिंग लिखवाया था, कहाँ पे लिखा था हमने, रजिस्टर्ड पर्सन बहुत सारे तरह के होते हैं, और फिर पेंडिंग भी लिखा था मैंने कुछ, ये वेट फॉर 17 सबसेक्शन 5 लिखा था। तो ये वेट खत्म हो गया आज, इसके लिए भी क्या बोला है, 17(5) एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट, कौन सा एक्सेप्शन, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर वो गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करता है, टैक्स पे करता है, तो एक्चुअल में रिफंड होता है। बट मैं ये क्यों नहीं लिखवा रही रिफंड, सी इंटर का काम नहीं है ये। तो बस इतना समझो, एक्सेप्ट फॉर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, इसका मतलब हम सीटीपी को मिलेगा क्या आईटीसी, हाँ, लेकिन इसको मिलेगा क्या ना। तो यहाँ पे अब मेरे इसका काम खत्म हो गया, डन। और कंपोजिशन तो वहीं पढ़ा दिया था पहले ही कि कंपोजिशन वाले को तो लायक ही नहीं है कि वो ना दे पाएगा ना ले पाएगा आईटीसी, डन। सेक्शन नंबर 16 इज अबाउट एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन। सेक्शन नंबर 17 इज अबाउट अपॉर्शनमेंट, क्यों करना पड़ता है, पर्सनल के लिए भी यूज कर रहे हो, बिजनेस के लिए भी यूज कर रहे हो, बिजनेस के लिए के साथ टैक्सेबल के लिए भी यूज कर रहे हो, एग्जाम के लिए भी, तो अपॉर्शनमेंट होता है। अब
रेस्ट्रिक्शन भी तुम पढ़ चुके हो मेरे साथ कि कब तुम्हारा आईटीसी रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, या तो प्रॉपर ऑफिसर करेगा या तो स्वयं तुमसे ये कंप्लाइंस करवाए जाएंगे। अब मैम इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? हम आज तक सप्लाई के चैप्टर में भी पढ़ते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी होती क्या है। जीएसटी नहीं बताता इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, तो फिर डेफिनेशन क्यों दिए? यही बताने के लिए दिए कि जीएसटी में नहीं लिखा कि मूवेबल प्रॉपर्टी होती क्या है। तो फिर कैसे पता चलेगा मैम कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? जनरली मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड, बिल्डिंग, ऐसी चीजें जो अटैच्ड टू द लैंड हो। अटैच टू लैंड मतलब जैसे टावर, टावर को तो, बड़े बड़े टावर को तो गुड्स नहीं बोल सकते ना तुम। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जीएसटी लॉ नहीं बताता कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, बट हमें इतना तो पता है लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और कोई भी चीज जो अर्थ से परमानेंटली लगी हुई हो वो क्या है हमारे लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे ट्रीज, ट्रीज कैसे होगा मैम? वहां तो अपने गुड्स के डेफिनेशन में पढ़ाया था ना, ग्रोइंग ग्रासेस क्रॉप्स एनीथिंग अटैच टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। वहां ग्रास बोला था, पेड़ नहीं बोला था। वहां क्रॉप्स बोला था, पूरा पेड़ नहीं बोला था मैंने। तो ट्रीज आर योर इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई भी बिल्डिंग है वो तुम्हारी इमूवेबल प्रॉपर्टी। मेरे को पता है ये तुमको ना एग्जाम टाइम पे रीड करवाना है, कुछ भी रीडिंग नहीं करोगे एग्जाम टाइम पे इस डेफिनेशन की, तो क्यों पढ़ा रहे हो फिर? इसके लिए इसमें क्या लिखा है? ये तो प्लांट एंड मशीनरी है, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है, नहीं पढ़ते हो? देखो यहाँ क्या लिखा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये सारी चीजें आएंगी जो यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन स्पेसिफिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या इंक्लूड नहीं होता? प्लांट एंड मशीनरी आर नॉट इंक्लूडेड इन योर इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में क्या इंक्लूड नहीं होता? प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड नहीं होता है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी में इक्विपमेंट आएगा, मशीनरी आएगी, ये सब चीजें आएंगी, ठीक है। इट इंक्लूड्स फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑल्सो, बट इट एक्सक्लूड लैंड, बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर, टावर वगैरह। ये क्या बोल रहे हो आप? मैम कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, एक पाई की चीजें समझ नहीं आ रही। अब समझो कहाँ लिखा है ये सब। ये बोलते हैं हमने आईटीसी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे ब्लॉक किया। यही बात की थी हमने कि हमने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे आईटीसी ब्लॉक किया है, जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो पहले ये तो बताओ इमूवेबल प्रॉपर्टी होती क्या है? तो ये बोलता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। इमूवेबल प्रॉपर्टी वैसे तो जीएसटी लॉ ने कहीं नहीं बोली है, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड और ऐसी चीजें जो परमानेंटली अटैच्ड टू द लैंड है। अटैच टू लैंड में ट्रीज भी आ सकते हैं, वॉल्स भी आ सकती है, और जो भी परमानेंटली इस पे अटैच्ड है वो सब इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है मैम, तो ये हो गया हमारे लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी। बट यहाँ लिखा है प्लांट एंड मशीनरी में किसको इंक्लूड नहीं किया? या प्लांट, अगर प्लांट एंड मशीनरी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती तो वो इन चीजों को क्यों एक्सक्लूड करती? प्लांट एंड मशीनरी ने किसको इंक्लूड किया, एक्सक्लूड कर दिया? स्पेसिफिकली प्लांट एंड मशीनरी बोलती लैंड इज नॉट प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग भी प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, सिविल स्ट्रक्चर कोई वो भी नहीं है, टावर भी नहीं है, बोला था ना बड़े बड़े टावर, वो भी क्या है? प्लांट एंड मशीनरी नहीं है। या फिर कोई पाइपलाइन जो फैक्ट्री के बाहर है, जैसे गैस की पाइपलाइंस डलने लग गई ना आजकल, ये जो चीजें हैं ये भी प्लांट एंड मशीनरी नहीं है। क्योंकि अगर ये प्लांट एंड मशीनरी है तो फिर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो क्या नहीं है? प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, क्योंकि खुद प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन धक्के मार के इन चीजों को बाहर कर रही है, और यही चीजें हम यहाँ सीख के आ रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो आर यू गेटिंग? इससे क्या प्रूफ होता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड प्लांट एंड मशीनरी। तो मैम इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर एक पाइपलाइन इनसाइड फैक्ट्री है तो वो प्लांट एंड मशीनरी, पाइपलाइन फैक्ट्री के बाहर है तो प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, पाइपलाइन फैक्ट्री के अंदर है प्लांट एंड मशीनरी है, और प्लांट एंड मशीनरी पे आईटीसी ब्लॉक नहीं किया उसके कंस्ट्रक्शन पे, क्योंकि बोला है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। समझ रहे हो गहराई?
क्या बोला है? वर्क कॉन्ट्रैक्ट रताश किसका होना चाहिए? वर्क कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी में प्लांट एंड मशीनरी नहीं आता। तो अगर आईसीआई लिख के दे पाइपलाइन इनसाइड फैक्ट्री, प्लीज इसको ये मत कहना कि इनसाइड फैक्ट्री पे आईटीसी ब्लॉक्ड है। आउटसाइड फैक्ट्री पे आईटीसी ब्लॉक है, क्योंकि आउटसाइड वाला कहाँ पे काउंट होता है? तुम्हारा इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर काउंट होता है। अंडरस्टूड रताश? मजा आ रहा है? हाँ, पूरी कोशिश जारी है मैम। डन। ये ट्रिकी था, तो मैं डिक्टेट कर रही हूँ, इसको लिख लो। चलो चलो हाथ चलाओ, फिर तुम्हारा दिमाग भी चलेगा। इसके बाद मैं तुम्हें खुशखबरी दे देती हूँ। क्या तुम लोग को ऐसे अच्छा नहीं लगा? ऐसे मोटिवेशन तो तुमको भाटा आने वाला है अगर मैं बोल दूं कि 5 मिनट का ब्रेक। इसके बाद लास्ट, सिर्फ लास्ट एक सेक्शन बचा है, सेक्शन 18। वो 15 मिनट का है। उसके बाद आईटीसी ओवर हो जाए। जो अंदर से तुम्हारी खुशी आ रही है ना, ये सुन के कि 15 मिनट बाद आईटीसी खत्म हो जाएगा, वो कोई 15 मिनट का ब्रेक भी नहीं दे सकता तुमको। ठीक है? चलो, तो अभी मैंने क्या बोला है, लिखो। छोटे छोटे मतलब, तुम लोग बोल सकते हो तुम सीए इंटर के स्टूडेंट्स हो, 15 मिनट की प्रोफेशनल क्लास ही है कोर्स मैम की। बस। हाँ। 15 मिनट की क्लास ही बची है बस। नहीं नहीं, क्लास तो लंबी चलेगी ना। फिर खुशी क्यों? ए, देखो कैसे लोग हैं। क्या ही बोलूं मैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि एक और चैप्टर, वो भी सबसे बड़ा चैप्टर। ट्रिकी, बड़ा तो नहीं है, ट्रिकी है। ये तो है। चलो लिखो। रताश को तो आज ऑफिस से आते से मैडम ने बिठा दिया कि चलो पढ़ने बैठो। चलो लिखो। A movable property does not include plant and machinery. That means what is plant and machinery is not immovable property. Plant and machinery does not include land, building, telecommunication tower, pipelines outside factory. If pipeline is inside factory, it would be plant and machinery. Therefore, where works contract is for construction of immovable property, ITC is blocked. However, when the works contract is for construction of plant and machinery, ITC is not blocked. Done? लिख लो लिख लो। डन। मैम कंस्ट्रक्शन मतलब क्या?
कंस्ट्रक्शन मतलब चाहे रिकंस्ट्रक्शन करो, रेनोवेशन करो, अल्ट्रेशन करो, रिपेयर करो, बस अमाउंट कैपिटलाइज होना चाहिए। अमाउंट क्या होना चाहिए? कैपिटलाइज। तो कंस्ट्रक्शन का भी मीनिंग है। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या? ऐसी चीजें जिसका अमाउंट आप कैपिटलाइज करते हो। और अगर मतलब हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेनोवेशन करा है बट P&L में लिख दिया, तो मैंने बोला था ना ITC अलाउ होगा। अंडरस्टूड? तो अब यहाँ पे और लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन मीन्स रेनोवेशन कॉमा रिकंस्ट्रक्शन कॉमा एडिशन कॉमा रिपेयर, whatever is the case, the amount should be capitalized. If the amount is not capitalized, in such case, ITC is not blocked. Done? हो गया? लिख लिया? तुम्हारी इतनी एनर्जेटिक शक्लों को देखते हुए तुम्हें 2 मिनट का ब्रेक दे रही हूँ। घूम के आओ, वहीं बैठे मत रहो। घूम के आओ। और फिर सेक्शन नंबर 18 इज वेरी इजी। बहुत इजी है, 15 मिनट में खत्म करेंगे। फिर थोड़ी बहुत बातचीत करके बैच सिर्फ रात वालों की खत्म। ठीक है? पता चला कल से मॉर्निंग में आ नहीं रहे, क्योंकि आप ही ने तो बोला था बैच ओवर हो गई है। चलो, टेक अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स।
चलो। बहुत मासूम सा सेक्शन है भाई ये भी, कुछ ज्यादा चीजें नहीं बोल रहा है। अब देखो, तुमको एक चीज तो मैंने बताई थी। क्या बताई थी? आईटीसी लेना है तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। बस उसी में वो बोल रहा है कुछ और ऐसे स्पेशल सरकमस्टेंसेस आ गए हैं। कुछ और क्या है? ऐसे स्पेशल सरकमस्टेंस आ गए हैं जिसमें तुमको और, लो भैया क्रेडिट ले लो ले लो ले लो। तो ये क्या स्पेशल सरकमस्टेंस है? वो बोलता है देखो, जैसे ही पर्सन क्या होता है, लाइबल टू गेट रजिस्टर होता है। और वो कब होता है लाइबल टू गेट रजिस्टर? मैम कब ऐसी जरूरत हैगी कि पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? या तो उसका जो लिमिट है ना, एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, मे बी 10 लाख, मे बी 20 लाख, मे बी 40 लाख, वो क्रॉस हो गया है। या फिर उसने ऐसा कुछ कर दिया है कि उसको सेक्शन 24 ऑफ रजिस्ट्रेशन कहता है भाई तेरे को तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, लिमिट एप्लीकेबल ही नहीं है तुझ पे। तो ये भाई साहब कुछ तो ऐसा हुआ है कि लाइबल टू गेट रजिस्टर हुए। तो जैसे ही भाई साहब लाइबल टू गेट रजिस्टर होते हैं, उससे 30 दिन के अंदर उन्हें क्या करना होता है? अप्लाई करना होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। क्या बोला मैंने? उससे 30 डेज के अंदर उनको अप्लाई करना होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। इसका मतलब पहले बंदा रजिस्टर्ड नहीं था? नहीं था। पहले वो अनरजिस्टर्ड था। अनरजिस्टर्ड पर्सन से वो क्या बना? एक रजिस्टर्ड पर्सन बना। रीजन कुछ भी हो, बट एक चीज बताओ, आज मैं भी अनरजिस्टर्ड हूँ, है ना? मैं भी क्या हूँ? एक अनरजिस्टर्ड पर्सन ही हूँ। तो मैम जब आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, अभी भी तो आप इनपुट सर्विस ले रहे हो, अभी भी आप गुड्स खरीदते हो। तो ऐसे ही एक बंदा जो अभी अनरजिस्टर्ड है, उसने भी स्टॉक खरीदा होगा, उसने भी कैपिटल गुड्स खरीदे होंगे। अब मैंने स्टॉक खरीदा, कैपिटल गुड्स खरीदे, सपोज करो 1 अगस्त को। मैंने कब खरीदा? 1 अगस्त को मैंने खरीदे थे, बहुत सारा स्टॉक खरीद लिया था। और अचानक से क्या हुआ? 2 अगस्त को ऐसी किस्मत चमकी, मेरे पास कौन आया? सपोज करो ले ही रहे तो बड़े लोगों को ही ले लेते, आकाश अंबानी आ गया भाई हमारे पास। और एकदम से लमसम उसने क्या दिया? अपनी शादी का ऑर्डर दे दिया। और तुम भी जानते हो जब अंबानी का ऑर्डर आएगा तो 20 लाख में तो निपटना नहीं है, 40 लाख में भी निपटेगा नहीं। मतलब हम 2 अगस्त को लाइबल टू गेट रजिस्टर हो गए। हम 1 अगस्त को आया सामान, उस दिन तक हम अनरजिस्टर्ड थे। 2 अगस्त का दिन आते से ही अचानक से जिंदगी में एक बदलाव आया और लाइबल टू गेट रजिस्ट्रेशन की रोशनी आ गई हमारे ऊपर कि अब आपको लाइबल होना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसका आप मतलब समझो, कल तक जो गुड्स मेरे आईटीसी लेने के लिए लाइबल नहीं थे, आज वही गुड्स इधर आ गए हैं और बोल रहे कि नाउ आई एम लाइबल टू गेट आईटीसी। जब मैं परचेस करते वक्त जीएसटी पे करके आई थी, अब मैं आईटीसी लेने की हकदार हूं क्योंकि अब मैं रजिस्ट्रेशन ले रही हूं। अंडरस्टूड? अब इसमें लिखा है जैसे ही आप लाइबल होते हो आपको 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना होता है। जैसे ही आप क्या होते हो? लाइबल होते हो, तो लाइबल होते से 30 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए। क्योंकि अगर मैं आज 2 अगस्त को लाइबल हुई हूँ और मैंने 30 डेज के अंदर ही रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया गवर्नमेंट को, तो मेरा रजिस्ट्रेशन पता है कब से इफेक्टिव माना जाएगा? 2 अगस्त से ही इफेक्टिव माना जाएगा। मतलब 2 अगस्त से ही मैं आईटीसी ले सकती हूँ पुरानी सारी चीजों का। और अगर मैंने 30 डेज के अंदर अप्लाई नहीं किया, हम तो है डीट, प्रोकेस्टिनेशन हमारी पहचान है, हम नहीं करेंगे 30 डेज में अप्लाई। तुम जा रहे हो हिलते डुलते 50 डेज के बाद रजिस्ट्रेशन दे दो, देंगे वो रजिस्ट्रेशन, मना नहीं करेंगे। लेकिन फिर रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव कब से होगा? जिस दिन सर्टिफिकेट एक्चुअल में इशू हुआ। तो मतलब मैम अभी तक जो बीच का टाइम है, आईटीसी तब का नहीं मिल सकता। अंडरस्टूड? 1 मिनट दो बस।
इसका मतलब मैम 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन लो तो 2 तारीख से ही आईटीसी मिल जाएगा, और 30 डेज के अंदर तुमने एप्लीकेशन नहीं की तो जिस दिन तुमको सर्टिफिकेट इशू होगा तब से तुम एलिजिबल हो गए। आईटीसी का नुकसान दिख रहा है सीधे सीधे। बट मैम सेल्स तो हम करेंगे, चाहे हम रजिस्ट्रेशन 30 डेज में ले या विद 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन ना भी ले, सेल्स तो हमारी होती रहेगी एज अ टैक्सेबल पर्सन। वो टैक्स तो तुमसे 2 तारीख से ही लेना चालू कर देगा, बट आईटीसी तभी देगा 2 तारीख से अगर तुमने ये 30 डेज की कंडीशन पूरी की। तो तुम समझ रहे हो नुकसान क्या है? टाइम पे अप्लाई नहीं करने का नुकसान ये है कि टैक्स तो पे करो टाइम से, लेकिन आईटीसी तभी मिलेगा 2 तारीख से अगर तुम 30 डेज के अंदर अप्लाई करते तो। अब ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद जैसे ही मैं लाइबल टू गेट रजिस्टर हुई, मैंने रजिस्ट्रेशन लिया, तो आप समझो 1 तारीख को मैं गुड्स तो लेके आई लेकिन कैपिटल गुड्स भी लेके आई। गुड्स मतलब दोनों चीजें, स्टॉक एंड ट्रेड एंड कैपिटल गुड्स तो ये बोलते हैं। एक पर्सन जो पहले रजिस्टर्ड नहीं था, अब वो रजिस्ट्रेशन ले चुका है तो सिर्फ इनपुट का ही आईटीसी देंगे, कैपिटल गुड्स का नहीं देंगे आगे। मतलब अगर तुमने 2 तारीख को खरीदे होते ना ये कैपिटल गुड्स तो तुमको आईटीसी मिलता, पर ये कैपिटल गुड्स क्योंकि तुमने 1 तारीख को खरीदे जब तुम एक अनरजिस्टर्ड पर्सन थे, तो ये लोग पता है लंबा आईटीसी देते नहीं। तो इन्होंने बोला कैपिटल गुड्स पे तो आईटीसी नहीं देंगे रजिस्टर्ड होने पे, वो कैपिटल गुड्स जो रजिस्ट्रेशन के पहले खरीदे थे। पर इनपुट अगर है तो इनपुट का आईटीसी तुम्हें बकायदा मिलता चले जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये पहला केस है क्या, कि एक अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्ट्रेशन लेता है तो इनपुट का आईटीसी मिलेगा, लेकिन शर्त वो इनपुट का डॉक्यूमेंट 1 साल पुराना नहीं चलेगा। अंडरस्टूड? दूसरा, मैम नहीं सेक्शन 22 अप्लाई करना, नहीं ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हुई। मैम नहीं सेक्शन 24 अप्लाई करना, मतलब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन भी नहीं लेना है हमको, तो फिर करना क्या है भाई साहब? मैम प्रॉब्लम ये है कि हमको तो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन की इच्छाएं बन गई है। क्या हो गया? हमको तो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेना है। तो अगर आप वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो भी तो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड ही हो रहा है ना, कोई नई चीज तो नहीं हो गई। तो भी इनपुट पे तुमको आगे से आईटीसी मिल जाएगा, लेकिन कैपिटल गुड्स का आईटीसी, वो कैपिटल गुड्स जो अनरजिस्टर्ड होते हुए तुमने खरीदे थे उसका आईटीसी नहीं देंगे। क्या ये बात समझ में आई? पर शर्त एक और है फिर से इनपुट के लिए, इनपुट का इनवॉइस 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? ठीक है मैम। तीसरा, ये जो पर्सन है ना, पहले ये जो पर्सन है मेरा पर्सन पहले कंपोजिशन टैक्स पेयर था। सुनो सुनो सुनो, मैं कुछ और बोल रही हूँ अब। पहले कंपोजिशन टैक्स पेयर था, मतलब सेक्शन 10 में रजिस्टर्ड था, अब वो नॉर्मल में आ रहा है। क्या फर्क है मैम पहले और अभी में? पहले अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड हुआ, अभी ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड था बट वॉज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन नंबर 10 एंड नाउ ही इज गेटिंग कवर्ड इन सेक्शन नंबर 9। पहले भी रजिस्ट्रेशन था भाऊ, अभी भी रजिस्ट्रेशन है। पहले भी सेक्शन 10 की रजिस्ट्रेशन के बाद स्टॉक एंड ट्रेड एंड कैपिटल गुड्स खरीदे थे, अब भी तुम रजिस्टर्ड ही हो, तो अब कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी मिलना चालू हो जाए। अब क्या होगा? कैपिटल गुड्स का आईटीसी भी मिलना चालू हो जाएगा क्योंकि रजिस्टर्ड होते हुए ही खरीदे थे। अंडरस्टूड? क्योंकि पहले भी बंदा रजिस्टर्ड था, अब भी बंदा क्या है रजिस्टर्ड, बस सेक्शन क्या हो गए हैं, चेंज हो गए। तो अब तुमको इनपुट का भी मिलेगा आईटीसी रजिस्ट्रेशन लेते से ही, और कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा, लेकिन फिर वही शर्त है, इनवॉइस 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। और क्या शर्तें हो सकती है? पहले मैम एग्जाम सप्लाई था, गवर्नमेंट ही नहीं लेती थी टैक्स, उस पर मेगा एग्जामेशन था, अब वो टैक्सेबल हो गया। तो जब मैं जो गुड्स खरीद के लाती थी वो एग्जाम थे तो मैंने टैक्स पे ही नहीं किया। या फिर जब मैं जो गुड्स खरीद के लाई, पहले क्या होता था कि उसको सप्लाई करो तो एग्जेम्प्ट होते थे, वो सप्लाई करने पे एग्जेम्प्ट होते थे, थोड़ा बहुत जो भी चेंजेस करने के बाद हम सप्लाई करते थे वो एग्जेम्प्ट में आ जाते थे। अब गवर्नमेंट ने उसको भी टैक्सेबल में कवर कर लिया। तो जब पहले चीजें एग्जाम सप्लाई करते थे तो आईटीसी नहीं देते थे क्योंकि तुम खून नहीं देते थे, तो वो आजादी नहीं देते थे तुमको। अब बोल रहे कि वही गुड्स क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे, तो जब तुम खून दोगे वो तुमको आजादी भी देना चालू कर देंगे। अंडरस्टूड? डन? अब पढ़े? पढ़ लो।
क्या है मैम ये सेक्शन नंबर 18? भाई तुम पहले अनरजिस्टर्ड थे, अब लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड हुआ, तो 30 डेज के अंदर यू हैव टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड। ऐसे में तुम्हें सिर्फ इनपुट का क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। कौन सा इनपुट? जो जस्ट बिफोर लाइबल टू गेट रजिस्टर थे ना। जैसे मैं 2 को लाइबल टू गेट रजिस्टर हुई थी 2 अगस्त को, 1 अगस्त को जस्ट पहले जितना भी इनपुट था ना सबका मिल जाएगा, बस 1 साल से पुराना इनवॉइस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी वही है, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लोगे, कंडीशन वही है, 1 साल से पुराना इनवॉइस नहीं होना चाहिए, इनपुट का ही आईटीसी मिलेगा। बट यहाँ पे मैम वो कब का, कितना इनपुट, तो बोले देखो यहाँ तो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन है, तो 30 डेज का लाइबल वाला कॉन्सेप्ट आता नहीं है। तो जस्ट आपने रजिस्ट्रेशन लिया, उसके 1 दिन पहले जितना इनपुट था ना तुम्हारे पास, रजिस्ट्रेशन लेने के 1 दिन पहले जितना इनपुट था, आईटीसी मिल जाएगा। मैम हम तो सीज हो गए, सीज हो गए मतलब कंपोजिशन से आ गए रेगुलर में। भाई थे तो रजिस्टर्ड ना, पहले तुमने इनपुट खरीदा होगा, कैपिटल गुड्स खरीदे होंगे, तो जस्ट लाइबल टू पे रेगुलर में आने से जस्ट पहले, रेगुलर में आने से जस्ट पहले जितना इनपुट कैपिटल गुड्स था ना, उसका हम क्या दे देंगे तुमको, आईटीसी देना चालू करेंगे, लेकिन 1 साल से पुराना इनवॉइस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी कुछ तो लिखा ही है, हमने पढ़ा नहीं, रुकते हैं अभी। मैम हम पहले एग्जाम थे, अब टैक्सेबल हो गए, तो थे तो रजिस्टर्ड तुम, तुम्हारा सप्लाई ही एग्जाम था ना, तुम्हारी क्या गलती थी, अब टैक्सेबल हो गए, तो कैपिटल एज वेल एज इनपुट दोनों का मिलेगा। जस्ट टैक्सेबल होने से पहले जितना इनपुट कैपिटल गुड्स था सबका तुमको आईटीसी मिलेगा, फिर वही शर्त है, 1 साल से पुराना तुम्हारा आईटीसी नहीं होना चाहिए, सॉरी इनवॉइस नहीं होना चाहिए। बट मैम बस ये लास्ट चीज जो है ये बता दो, ये 5% क्या लिखा हुआ है, सिर्फ ये लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमको समझना है, बाकी सब इसकी फिर क्या है, थ्योरी है, जो मैंने समझा है उसका सारी थ्योरी है। मैम हाँ बोलो, ये 5% क्या लिखा है? देखो भाई हमें कैपिटल गुड्स लेके आए, ये रहा वो मेरा कैपिटल गुड्स। अब जब मैं ये कैपिटल गुड्स लेके आई थी ना, मेरा इंटेंशन पता है क्या था? जब मैं ये कैपिटल गुड्स लेके आई थी, मेरा इंटेंशन था मैं इसे क्या करूंगी, यूटिलाइज करूंगी, किस चीज के लिए? सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल नेचर के गुड्स के लिए, मतलब और कुछ नहीं, टैक्सेबल। तो एक चीज बताओ, क्या मैं गुड्स खरीद के लाई? हाँ। क्या वो टैक्सेबल नेचर में यूज होंगे? हाँ। मतलब आप आईटीसी की सारी कंडीशंस कंप्लाई करते हैं, तो ऐसे केस में जितना भी आप जीएसटी पे करके आएंगे ना, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उसी वक्त चला जाता है। ये सिर्फ कैपिटल गुड्स की बात कर रही हूँ। लेकिन मैम अब भी जब मैं गुड्स खरीद के लाई, तब वो पता है मैम एग्जेम्प्ट नेचर में यूज होने वाले थे, या फिर जब मैं गुड्स खरीद के लाई तब मैं क्या थी, कंपोजिशन स्कीम में थी, मतलब इस लायक ही नहीं थे कि हम आईटीसी ले पाए। तो गवर्नमेंट बोलती है जब तुम जीएसटी पे करके आए और तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम आईटीसी क्लेम करो, तो तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ये चीज पहुंचाए ही क्यों? क्या करेंगे पहुंचा के? ठीक है, नहीं पहुंचाए उन्होंने। ये बात कब की है, सपोज करो ये 2019 की बात है, जब हमने क्या किया, कोई कैपिटल गुड्स खरीदा ना, तो वो या तो वो एग्जेम्प्ट थे या फिर हम कंपोजिशन स्कीम में थे, कुछ तो एक चीज थी, लेकिन क्रेडिट लेजर में आईटीसी आया ही नहीं। क्यों नहीं आया, ये बात समझ में? अब हमें भी पता है और आपको भी पता है, कैपिटल गुड्स पे ना 60 मंथ में आईटीसी मिलता है, 1 महीने में, एक ही बार में नहीं मिलता, 60 मंथ्स में धीरे धीरे मिलना स्टार्ट होता है। तो मैम दिन निकले, वक्त बदला, जज्बात बदल गए, तो हुआ क्या, अचानक से या तो ये गुड्स हो गए टैक्सेबल वाले में, मतलब इस लायक हो गए कि आईटीसी ले पाते हम, या तो तुम आ गए सेक्शन नंबर 9 में, इस लायक हो गए कि आईटीसी ले पाते तुम, कोई भी एक चीज हुई होगी। बट प्रॉब्लम ये है मैम, आईटीसी जब हमने ढूंढा ढूंढा, ढूंढो ढूंढो रे बालमा, तुमने कहाँ ढूंढा होगा? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। क्या तुमको वो खाली वीरान नहीं पड़ा मिला होगा कि इसमें तो आईटीसी ही नहीं है? क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे आईटीसी डाला ही नहीं इसके अंदर। क्यों नहीं डाला? तुम इस लायक नहीं थे। अब तुम्हें ये खाली बक्सा दिख रहा है, सिर्फ दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, और एक पत्ता भी नहीं है इसके अंदर। अब गवर्नमेंट को समझाना पड़ेगा भाई, वी आर एलिजिबल। अब ये बात कब हुई, सपोज करो ये बात हुई 2020 में, तब जब 12 महीने निकल चुके हैं, 12 महीने बाद ये कहानी हुई, तब वो बोलते हैं कि सपोज करो इस वक्त 1 लाख रुपीस आना चाहिए था क्रेडिट में, सपोज कि 1 लाख रुपीस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आना चाहिए था,
बट क्या हुआ, 12 महीने निकल गए, मतलब तुमने इस गुड्स को यूटिलाइज भी तो कर लिया, डेप्रिसिएशन ले लिया होगा। हाँ यार ये बात तो सही है, डेप्रिसिएशन तो लिया होगा, आईटीसी नहीं मिल रहा तो डेप्रिसिएशन कैसे छोड़ सकते हैं, याद है ये बात। तो मतलब इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी कम हो गई होगी गुड्स की। डेप्रिसिएशन लोगे तो आईटीसी देंगे क्या, नहीं देंगे। तो बोलते हैं कि जितना टाइम निकल गया, जितना टाइम निकल गया, मैम 12 महीने निकल गए, तो बोलते उसमें कितने क्वार्टर थे। मैंने कहा 12 महीने में आजकल तो मैम 4 क्वार्टर होते हैं। बोलते पर क्वार्टर का 5% ये आईटीसी कम करते जाओ। पर करो ना, क्यों, क्योंकि यहाँ तुमने ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन ले लिया है। तो एक फिगर बिठा दिया उन्होंने कि डेप्रिसिएशन ले रहे तो आईटीसी नहीं ले सकते। तो हमने बोला पर क्वार्टर का 5% आईटीसी कम करते जाएंगे, और मेरे इसमें आ रहे 4 क्वार्टर, तो 5 5 5 5 आजकल मिला के 20 होता है। तो उतना आईटीसी कम किया मैंने, और यहाँ पे क्या कर दिया, बचा कुचा आईटीसी पहुंचा दिया। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर बाद में आपको क्या मिलता है, कैपिटल गुड्स के ऊपर आईटीसी मिलता है, तो 5% पर क्वार्टर, पार्ट ऑफ द क्वार्टर कम कर देना। पार्ट मतलब 12 महीने 2 दिन, 2 दिन भी पूरा मंथ, पूरा क्वार्टर काउंट हो। तो पार्ट मतलब भी क्या होता है, पूरा क्वार्टर काउंट होता है। अंडरस्टूड रोहित, ग्रेविटी में आ जाओ वापस, ठीक है। चलो, तो दिस कंप्लीट माय सेक्शन नंबर 18। अब तुम्हारा टास्क क्या है, रीडिंग पूरे चैप्टर की करके रखना। कहीं तुम्हें लगता है कुछ नहीं आ रहा ये वो, तो एक तो व्हाट्सएप है तुम्हारे पास अवेलेबल आज भी, जो तुम अदर कामों के लिए यूज करते हो, थोड़ा सा डाउट पूछने में भी यूज कर लेना उसको, कोई तकलीफ तो होनी जाएगी तुमको। फिर दूसरा मैंने बोला है कि हम क्वेश्चन सेशन में अभी क्या करेंगे, जब हम क्वेश्चन सेशन करेंगे तो आधे घंटे पहले में सिर्फ 10 15 मिनट 25 मिनट जितना टाइम लगता है सिर्फ डाउट क्लियरेंस लेंगे। तो तुमको कुछ लग रहा है कि पढ़ते वक्त समझ नहीं आ रहा, तो तुम वहां पे मुझसे क्या पूछ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। अंडरस्टूड, डन। So with this, we have completed overall ITC and my first batch of CA Inter GST. अब ऐसे मत जाओ, ऑनेस्टली जो जो तुमको इस बैच से मिला मुझे बता के जाओ, एंड ऑल्सो गिव द ऑनेस्ट फीडबैक कि मैम ये चीज शायद और अच्छी होती तो हमें और ही मजा आ जाता, एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट, ठीक है।